सबसे पहले मैं आशावरी दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आज जो आपके सामने मेरे को यहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है और इस पुणे की धरती पर, जैसे आपका पुणे के बारे में कहा जाता है कि विचारों की धरती, सुधारों की धरती और राष्ट्र चिंतन की धरती, यानी कि यहाँ से बहुत बड़े राष्ट्र चिंतन हुए, देश को दिशा दी गई है। तो ऐसी भूमि पर खड़े होकर बोलना मेरे लिए गौरव का भी भाव है और नम्रता का भी भाव है। और जैसा मैंने बाहर सबको देखा, कई बार ऐसा लगता है जब हम लोग वहां से आते हैं ना कि भाई बड़े बड़े नस्लिस्ट होंगे, कैसा सोचते होंगे गाय के बारे में, लेकिन जब बाहर बातचीत करी तो मुझे लगा कि सब अपने लोग हैं, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा बताने में सारा कुछ। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी की शुरुआत करूं। मैं 27 साल इंग्लिश का लेक्चरर रहा क्रिश्चियन मिशनरीज में, और अभी जैसे देवी साहब पूछ रहे थे, आई एम डॉक्टरेट इन इंग्लिश। लेकिन उसके बाद जो आप मुझे चेंज देख रहे हैं, इसका कारण ये हुआ कि 27 साल इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते मेरे बीच में क्या हुआ, 2007 में मेरा विवाह हुआ और उसी समय मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया, ऐसा पता चला। और ऐसे समय में पता चला जब डॉक्टर ने कहा कि ये लास्ट स्टेज है, अब ले जाइए और अपने रिलेटिव्स को बुला लीजिए, इनके पास मुश्किल से 1 हफ्ते का समय है। वहां से एक अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर चंचल जी चौरडिया, उन्होंने बताया कि वलसाड़ में एक पंचगव्य का हॉस्पिटल खुलने वाला था उस समय। वो लोग सिर्फ कैंप्स लेते थे इसके ऊपर कि गोबर गोमूत्र और औषधियों से चिकित्सा, कैंसर की चिकित्सा। तो उनका प्रारंभिक स्टेज था। उसके बावजूद भी 5 दिन हम आ रहे हैं वहां पर, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि ये 7 दिन बाद शायद नहीं रहेंगे। वो 40th डे मेरी सासू माँ को मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमा रहे थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस की तो वहां से, जैसे कहते हैं ना कि क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ा रहा है इंग्लिश का लेक्चरर, और वहां से उसका खोपड़ी घूमना, कह रहे ये क्या हो गया। मतलब गाय के गोबर गोमूत्र से अगर कैंसर ठीक हो सकता है, तो जब हम बाहर आते हैं हम देखते हैं कि बिजली के खंभों के नीचे आप देखेंगे गाय गंदगी खा रही है। तो आई वंडर्ड कि ऐसा क्या हो गया है कि पंचगव्य से अगर इतनी चिकित्सा हो सकती है। मैंने मेरे जीवन के 18 साल लगाए और अभी ये देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा से मनुष्य मतलब पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा का सरकारी कोर्स यूनिवर्सिटी में पास करा लिया। अभी हमारे ये 2 कोर्सेज हो गए, 1 साल का 2 साल का। ये यात्रा मेरी कहाँ से शुरू हुई, तो मुझे था कि अब मैं गाय पर काम करूंगा अगर इसके गोबर गोमूत्र में इतना कुछ है। बहुत लोगों के घर में कैंसर होता होगा, परिवारजन चले भी जाते होंगे, लेकिन एक वो ट्यूबलाइट जलती है किसी किसी को, कहते हैं ना कि एकदम से एक पूरे जीवन का आधार बदल देना। तो ये घटना मेरे लिए जीवन में एक मोड़ देने वाली घटना थी। तो वहां से मैंने गौ संवर्धन पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैं पथमेड़ा, जो आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, वहां पर एक बार मुझे बुलाया गया था व्याख्यान देने के लिए। तो वहां के जैसे बहुत सारे महंत संत थे, तो उनका कहना था कि मैं 108 गौशाला नहीं खोलूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो हमने ऐसा विचार रखा कि गाय किसान के घर घर में होनी चाहिए, ना कि गौशालाओं में। तो बहुत सारे ऐसे महंत थे, उनको लगा पता नहीं क्या बोल रहा है, बहुत अगेंस्ट जा रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति मुझे सुन रहे थे, उनको लगा कि भाई ये कुछ अलग करना चाहता है। तो उन सभी संतों ने मुझे बुलाया कि आपने अपनी कुटिया में क्या पाई, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है आपका विजन, क्या है। तो उनसे बात करते करते एक व्यक्ति को मुझे फॉलो कर रहा था पीछे चुपके, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने मेरे को रात को 12 बजे हमारा मिलना हुआ दोनों का। तो इन्होंने, हमारे बीच में खेमचंद जी शर्मा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं इस विषय पर कार्य करना चाहता हूँ। एक बार उनका परिचय ले लें सर, आपका खत्म होने। तो आपने मुझे बताया कि देखिए हम लोग तो एक लेक्चरर थे, एक आपको मालूम है जैसे आज हम लोग बैठे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि कोई इसमें इन्वेस्ट करे, कोई इसमें इन्वेस्ट करे। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि इस काम पर कोई ना कोई आगे आएगा, तभी किसी का सहयोग मिलेगा, तभी ये काम हो सकता है। तो खेमचंद जी शर्मा आपके पुणे से ही हैं। वैसे ये हमारे वहाँ पे जालोर एक प्रांत है, वहाँ पे भीनमाल जो स्थान है, जैसे आपने कहा चिंचोड़ और पुणे एक है वैसा, तो वहां से ये हैं। ये आधी रात को मुझे मिले और बोले मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मुझे ये कार्य करना है। तो सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि इन्होंने फिर दत्सरनानंद जी महाराज को कहा कि ये बालक कुछ करना चाहता है। मेरे को उस काम को करते हुए 18 साल हो गए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ये करना चाहते हैं तो आप इसको सहयोग करिए और मेरा आशीर्वाद साथ में है। तो दत्सरनानंद जी महाराज के आशीर्वाद से और अंकल के आशीर्वाद से ये यात्रा हमारी शुरू हुई। पहले मैं ये बताऊं कि मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आप आते कहाँ से हैं। आपके बहुत सारे, अभी मैंने सबके बिजनेस से सुने और हमने चर्चा भी की। लोग मुझे कहते हैं आप किस क्षेत्र से आते हैं। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर आपको गाड़ी चलाते हुए अचानक से रोड के ऊपर अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है। आशावरी दीदी को हम लोग वहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इनका ही मानना था कि मैं अकेली नहीं देखूंगी, मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग आने चाहिए। और उनके सुपुत्र थे, इनका ही था कि एक क्षेत्र तक हमारे साथ गए, फिर आगे इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग देखने चाहिए।
उस क्षेत्र को देखे बिना ऐसा लगता है कि हमने दुनिया के बहुत सारे देश देख लिए होंगे, भारत की सब बड़ी से बड़ी टूरिस्ट प्लेसेस देख ली होगी, लेकिन वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मेरा जीवन अधूरा रह जाता अगर मैं इस क्षेत्र में नहीं आया होता। तो आप सड़क पर से चल रहे हैं, आपको गाड़ी रोकनी है, 44 किलोमीटर में आप केवल ऊंट से जा सकते हैं अंदर, और या फिर वहां 4x4 गाड़ी से जा सकते हैं। एक पति, एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, ये 4 लोग रहते हैं। 30 किलोमीटर के दायरे में एक झोपड़ी है और अगली झोपड़ी 30 किलोमीटर पे है और केवल रेत का समुद्र है, यानी केवल सैंड्स है। आपके भी विषय पर आऊंगा, मैं अभी आपका सुन रहा था वो प्रसव के समय का जो है, हम सारे इस विषय पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर आप इमेजिन करिए, आज हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति होता है, वो किसी को बुलाता है कि भाई साहब सुनिए, या औरत होती है पप्पू की मम्मी या मुन्ने की मम्मी, या एक बच्ची होती है जो किसी के साथ खेलकर बड़ी होती है, या एक लड़का होता है जो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलकर बड़ा होता है। ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। वहां उस घर में 450 गाय होती है, एक एक घर की स्टोरी बता रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों ढाणियां बोलते हैं वहां पे, जो गांव में नहीं रहते, और वो वहां इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे ग्रासलैंड्स हैं बड़े बड़े। उनमें रहते हुए ये बच्चा किसके साथ खेलकर बड़ा होता है, ये लड़की किसके साथ खेलकर बड़ी होती है, माँ अपना दिन किसके साथ स्पेंड करती है, पिता क्या करता है, पिता का एक ही काम है जाकर ऊंट पर पानी लाना, माँ का एक ही काम है खड़े होकर 400-400 लीटर दूध को बिलोना, जो हम कल्पना नहीं कर सकते आप मशीन से भी एक साथ। और आप उसके शारीरिक सौष्ठव देखिए कि अगर हमको एक थप्पड़ मार दे तो हम उठेंगे नहीं 2 घंटे तक, मतलब इतनी ताकत उनके बाजुओं में होती है। और लड़का लड़की का काम होता है कि जब गाय आती है वहां पर एक लप भर के बांटा, यानी गवार होता है, उसकी चूरी ऐसे देते हैं, और एक एक गाय जाती है, वो 500 गाय को पानी भी पिला देते हैं। उसको पता है मुझे 1 मग्गा पानी मिलना है। और गाय जिनको शिशु नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, वो महीने भर तक पानी नहीं पीती। और बारिश के समय में तो जो वनस्पति खाकर हमने देखा है 6-6, 7-7 महीने तक गाय बिना पानी के रह सकती है। आपने सुना होगा ऊंट रहता है 6-7 दिन, लेकिन हमारी यहाँ की गायें हैं जो इतनी विषम परिस्थितियों में रहती है। आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ आपके वर्तमान के जो गवर्नर हैं, आचार्य जी देवव्रत जी, गुजरात के गवर्नर थे, वो हमारे यहाँ आए थे, हमारे थरपारकर, क्योंकि हम ब्रीड पर काम करते तो उनको एक बुल चाहिए था, और साथ में वो देखने आए। उन्होंने सुना था मेरे बारे में कि ऐसे डेजर्ट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमसे चले तो बोला कि जब अंदर गए 4x4 गाड़ी में और जो खाना निकल कर आया तो आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा दूध, ऐसी खीर ऐसा चखा नहीं, क्योंकि वो दूध एक बार मुंह पे लगता है तो आप महीनों तक वो स्वाद जाता नहीं। मीनवाइल उन्होंने मुझे रास्ते में पूछा कि राकेश जी, आप ये जो जीवन बता रहे हैं, इन बच्चों की शिक्षा का क्या होता है, यहाँ विकास क्या है? तो मैंने उन्हें पहली बात बताई कि फ्रांस के जो डिजाइनर होते, उनके जो कपड़े वो डिजाइन करते, हमारे देश में बांधनी आपने सुना होगा, महीन डोरियों से डिजाइन निकाल के डोरियां खोलकर रंगों की पहचान, मतलब इतने ब्राइट कलर्स और इतने सारे कलर और इतने सुंदर वो जो ड्रेसेस का जो प्रिंट है, यानी कि जो डिजाइन है, वो पूरे विश्व में आज धूम मचा रही है। ये हमारे उस रेगिस्तान से निकलकर बाहर आ। और मैंने उनको बताया जैसे कालबेलिया और जैसे नृत्य हैं, घूमर जैसे नृत्य जो पूरे विश्व में आज पहचान बनाई है, ये इस मिट्टी के जन्मदाता है। लंगे जो गाना गाते हैं, जैसे आपने सुना होगा केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, उनकी जो स्वर लहरियां होती है, उनके पास जो वाद्य यंत्र होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां से खाना मैंने आपको बताया कि अगर आप वहां जाएंगे, हम पुणे में रह रहे हैं, हमारे पास में 100 तरह की वैरायटीज होती होंगी, लेकिन वहां जब जाकर आप खाना खाएंगे तो आपको लगेगा कि खाना जीवन में पहली बार खाया है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं धाप आना, यानी संतृप्ति आना, यानी हमारी पुष्ट जो कहते हैं तृप्ति जो हमारे को होती है खाना खाकर, प्यास जो बुझना, खाना खाते रहते हैं लेकिन वो आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। वहां खाने के बाद लगता है कि हाँ, मेरी आत्मा आज तृप्त हुई है, मेरा खाना जो है इस तरह का है। उसके बाद हमने उनको बताया एक एक गाय, जैसे मान लीजिए सैकड़ों ढानियां है, 500-500 गाय है, किसी भी गांव में किसी भी ढाणी में अगर कोई गाय चली जाती है तो उसको पहचानने के तरीके, 500 किलोमीटर दूर भी उनकी गाय, तो दूसरा किसान छोड़ने आता है कि आपकी गाय गलती से मेरे यहाँ आ गई। आप वहां के भवन निर्माण कला को देखेंगे, विश्व के सबसे मजबूत किले और पहले से आप देखेंगे तो हमारी धरती के दांत। आप अगर वीरता में देखेंगे तो गले कटने के बाद भी घंटों तक लड़ने वाले जोरावर सिंह जैसे योद्धा हमारे राजस्थान के या उस मिट्टी में से निकलते। सुंदरता में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी सुंदरता को देखने के लिए युद्ध कर दिए। ऐसी कई कहानियां हमारे इतिहास में कि सुंदर को देखना चाह रहे थे और उसके लिए बड़ा बड़ा युद्ध करके वो रणबांकुरे अपना पूरा शीश कटा दिया, लेकिन उस सुंदरी को हाथ नहीं लगाने दिया, जौहर हुए, वो सब कहानियां आपको पता है। तो इस तरह की धरती से हम आते हैं। उसके बावजूद जैसे हम पुणे में रह रहे हैं, हम लोग इतने डेंस एरिया में रहते हैं, वहां पर इतनी दूर एक एक ढाणियां, लेकिन सबको पता है कि किसके घर में कितनी गाय है, किसके घर में कितने बैल हैं, किसके घर में कितनी बकरी है, किसके घर में कितनी भेड़ है, किसके घर में कितने ऊंट है, किसकी लड़की किसके घर से ब्याह कर आई हुई है।
ये तक उनको सारी जानकारी है, इतनी दूर दूर रहने के बाद में। तो इस तरह के कल्चर से हम लोग आते हैं। 4 साल का बच्चा जब ऊँट लेके आपके पास से गुजरता है तो ऐसा लगता है गोली निकल गई। और 4 साल का बच्चा टूरिज्म में, आप कभी जैसलमेर आप में से कोई गया होगा तो आप देखें कि 12 से 15 प्रकार की लैंग्वेजेस बोल लेता है। उसने कोई स्कूल में नहीं गया है और शाम को 8 से 10 हज़ार रुपए लेके घर में घुसता है, 4 से 5 साल का बच्चा। और वो उसकी महती है, ये अभी आपने कहा मराठी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि उसको इतने सारे गुण है कि उसको इतनी भाषाएं आती है, उसमें इतने गुण है कि टूरिस्ट को लेकर वो डेजर्ट में चले जाते हैं। हमारा छोटा बच्चा अगर 15 साल का भी उसको बोलो ऊँट पे बैठेगा तो कहेगा पापा डर लग रहा है। और 4 साल का बच्चा उसके ऊपर एकदम तेज डेजर्ट में दौड़ता है जहाँ ऊंचे नीचे टीले होते हैं बहुत सारे। तो ऐसी धरती से हम आते हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है कि हम कहाँ से हैं, हम इस भूमि से हैं। तो किसी को ये रहता है तो आप मानेंगे उस समय हमारे रेलवे के डीआरएम थे हमारे साथ में और जो गवर्नर साहब थे, इन्होंने कान पकड़े लिटरली कि सॉरी मैं गलत बोल गया। मैंने कहा शिक्षा किसको बोल रहे हैं आप? ये जो सारी चीजें हैं इसके बाहर कोई शिक्षा होती है? जैसे कपड़े बनाने का मैंने कहा, जैसे चिकित्सा है। अब 50 किलोमीटर दूर से गाय बीमार हो गई है, मनुष्य बीमार हो गया, उसको लाएंगे कैसे? तो एक दाग, छोटी सी चिमटा की प्रणाली होती है, आग पर चिमटे को गर्म करते हैं, कहीं पर भी बीमारी है, गाय खड़ी नहीं हो पा रही, उनको मालूम है कि कहाँ टच करना है, टच करते ही गाय खड़े होकर चलने लग जाती। गाय कहीं से आ रही तो बता देंगे कि इसके पैर में, लेफ्ट पैर में तकलीफ है, मतलब चलने से। कोई चोर कुछ चीज ले जाएगा तो उसके पांव से पहचान लेंगे कहाँ का चोर है, क्या चोर है। आप अगर किसी के घर से घी लाएंगे तो बता देंगे कि फलाने के घर का घी और उनकी माँ ने नहीं, उनकी ताई जी ने बनाया। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, अभी जैसे इन दिनों में वहाँ पढ़ाई के लिए भी अब होने लग गया, गवर्नमेंट ने इस तरह के, जैसे हमारे जोधपुर में कॉलेजेस वगैरह खुल गए, तो जिन लोगों के पास थोड़ा धन है तो बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वापस आते हैं तो बताते हैं कि ये मेरी माता जी के हाथ का घी नहीं है, मेरी ताई जी के हाथ का घी है। क्योंकि जो बनाने के अंदर जो भाव है, उस भाव से पता लगा लेते हैं कि मेरी मम्मी का नहीं बना हुआ है। मतलब आप सोचिए ऐसी पहचान, जैसे अभी हम कह रहे थे ना, हीलिंग की बात कर रहे थे। हम रात को क्या खाते हैं, सुबह हमारे साथ क्या होता है, हम कभी भी अपने शरीर को ऑब्जर्व नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर हम ये सिखाते हैं कि मेरा कल का खाए हुए से मेरे शरीर पर आज क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम में से कितने लोगों ने ऐसा जाना है कि मैंने बादाम खाया तो अगले दिन मुझे उसका कुछ प्रभाव पड़ा क्या शरीर पे? ऐसी स्टोरीज हमारे शरीर में है ही नहीं कि हम वहां खाकर आए या हम वहां सिर्फ खाकर के आए, उससे हमारा अगला दिन कैसा जाता है, ये संकल्पनाएं सारी वहां पर है। खैर, तो ये मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि हम किस भूमि से हैं। अब हम काम क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये लोग आ रहे हैं सारे। हमारे यहाँ पर 27,000 बीघा भूमि है। मैं माफी चाहूंगा, वहां पर कुछ ऐसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी। वहां पे 9 टेररिस्ट पकड़े गए और 77 बछड़े पकड़े गए वहां पे, और कोई भी व्यक्ति वहां आने को तैयार नहीं था। पूरा हिलॉक्स है, 27,000 बीघा में 127 वाटरफॉल्स गिरते हैं। उसमें कई संतों को, कई महंतों को लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ आ जाए और ये जगह बैठे। वो बहुत बड़ी गोचर भूमि है, तो उन्होंने चाहा कि वहां पर आकर कोई मंदिर या कोई गौशाला खोल दे, लेकिन सब लोग वहां आए, जय श्री राम बोला, वापस बाहर आ गए। तो मैंने कहा भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं। हमने वहां जाकर वो एक काम शुरू किया और आज ईश्वर की कृपा से देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है थरपारकर गाय को लेकर। हमारे वहां पर 127 वाटरफॉल्स का एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता। हमारे जो वाटर लेवल था 410 फीट था, आज 120 फीट है। जो काम मैं बता रहा हूँ, जिस तरह के आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम किसान के स्तर पर क्या काम कर रहे हैं अब वो बता रहे। गाँव में, आज गाँव में पानी के स्वावलंबन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आज मान लीजिए कोई बांध टूट जाता है, जैसे आज राजस्थान कैनाल है, तो मैंने उनको बताया कि गंगानगर से लेके, बीकानेर से लेके सूरतगढ़, ये सारे जोधपुर, जैसलमेर, सबको पानी कैनाल पे ला रही। किसी कारण से अगर वो कैनाल को कुछ हो जाता है तो ये सारे लोग पानी के लिए तिल तिल के मर जाए। पानी का स्वावलंबन नहीं है। तो पहला काम हमने किया कि गांव पानी पर स्वावलंबी कैसे हो जाए, खुद का पानी, कुछ भी हो जाए, बारिश से हमारा पानी इतना हो जाए कि हम पानी के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे। एक हमारा प्रयास रहा। दूसरा, हमने हमारे आसपास के गांव में 81,000 ट्रीज लगाए हैं और अभी भी हम सघन वन की योजना, जो मैं आगे बताऊंगा हम क्यों करते हैं, एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 81,000 ट्रीज को हमने प्लांट करवाया जगह जगह। तीसरा, हम लोगों ने क्या किया है, थरपारकर के 198 बुल तैयार करके पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा मानना है कि अगर पिता अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा। तो बुल अच्छे होंगे तो जो गाय आज 1 लीटर दूध दे रही है, जो गौशालाओं में खड़ी है, अगर उनको हमारे बुल से क्रॉस कराते हैं, यानी उसको प्रेग्नेंट कराते हैं, तो उनके आने वाली जनरेशन कभी भी गौशाला में खड़ी नहीं रहेगी। ये हमारा एक विचार है ब्रीडिंग के माध्यम से कि गौशालाएं अगले 4 से 5 साल में बंद होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे डोनेशन कहाँ करेंगे, कैसे चलेगा, लापरवाहियां होती रहेंगी और गायें इस तरह से होता रहेगा। लेकिन जो गाय हमारे बुल से प्रेग्नेंट होगी, या तो उसको किसान ले जाएगा और या फिर वो गौशाला की समृद्धि का आधार बनेगी, क्योंकि वो दूध इतना देगी। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रासलैंड्स खड़े कर रहे हैं। आज जो आप अभी खाने की बात कर रहे हैं महिला के लिए, कोई भी,
हमारी गाय जब उस ग्रासलैंड्स में चरकर आती है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या चरकर आती है। वो भी मैं वापस आगे के सेशन में बताऊंगा। ये जो विषम परिस्थितियों में गाय जाती है, जहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जहां पर हवा जैसे चलती है, लू आपने सुना होगा, आप खड़े नहीं रह सकते। अगर आप 20 जने 100 जने तो एक दूसरे को पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। हमारे यहाँ बथूलिया आता है, वो ऐसा लगता है कि हम उड़ के दूसरी बिल्डिंग के पार मिलते हैं। आप कल्पना करिए, आप यहाँ नीचे खड़े, वो आया रेत का बाउंडर, आप दूसरी बिल्डिंग के पार मिलेंगे आदमी। गाय यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गिरी भी मिलती है। ऐसी कभी सुनी आपने घटनाएं? उन क्षेत्रों में हाथ पकड़ के एक दूसरे को रहना, किसी चीज को पकड़ना, वो भी उखड़ के चली जाती है। उन परिस्थितियों में वो गाय रहती है। उसको डेजर्ट का घास जो भी सूखा उखा खाने को मिलता है। आज हम लोग किसी किसी पर्टिकुलर गाय पे जैसे गिर की दीवानगी जा रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आप उस क्षेत्र को देखिए। गाय सभी क्षेत्र की सभी अच्छी होती है, लेकिन इस पूरे विश्व को बुद्धि देने वाली, मेधा शक्ति देने वाली वो जो जड़ी बूटियां वहां पर है, यानी घास जो है, क्या होता है, जहां पे बारिश होती है वहां आप खेती कर लेते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उस लैंड पर सदियों से कभी हल नहीं लगा है, वो केवल गाय का है। आज जो आप सोलर वाले कोई बात कर रहे हैं, अभी हम एक वहां पर और युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे इवन आरएसएस के और हमारे बीजेपी के इसमें भी ये सब चल रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमको इसमें सोलर प्लांट लगाने हैं। आरएसएस ये कह रहा है कि भाई आप ये पूरे में अगर जो चारागाह जहाँ पे धरती पे गाय खाती है, जो धरती का अमृत पैदा करती है, उसका अगर आपने पूरा सोलर प्लांट लगा दिया तो गाय कहाँ जाएगी? तो उसके लिए हमारा वहां पर बड़ा अभी एक वो चल रहा है, उन लोगों से अभियान चल रहा है। तो ग्रासलैंड्स होंगे तो गाय फ्री चलेगी, तो किसान को उसको खिलाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और वो जो उस ग्रासलैंड में खाकर आएगी, उसके बाद आपका काम लगभग शून्य हो जाएगा। क्योंकि वो जो गाय खाकर आएगी, और जो प्रसव में जो हम कहते हैं कि 45 किलो घी, अभी तो आप सुनेंगे तो 80 आएगी, कि प्रेगनेंसी में 45 किलो घी खाना ही पड़ता था। अभी मैंने आप में से एक सुना है, कोई मुस्लिम है यहाँ पे, एक दिन है ना, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 11-11, 12-12 बच्चे आज भी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, कहती है कम से कम इस समय 45 किलो घी तो खाने को मिलता है। आपको हंसी आएगी सुन के, मतलब घी के लिए बच्चा पैदा कर रही है। एक बच्चा होगा तो मुझे 45 किलो घी मिलेगा खाने के लिए, बड़ी जबरदस्त बात है। घी जब माँ खाती है प्रेगनेंसी के समय, वो जो बच्चे के अंदर भी वो आता है प्रसव काल में, ये घी उसके साथ जीवन चलता है, और उसकी जो मेधा होती है, जो शक्ति होती है, वो उस समय खाए हुए घी के कारण होती है। घी क्यों खिलाना? आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डेयरी से खरीद के कुछ भी खिला रहे हैं, तो वैसा ही बच्चा हो रहा है। मैं एक संकल्पना समाज के सामने रखता हूं। एक दिन का बच्चा, एक भ्रूण अंदर आ गया माँ के, आपने देखा, आपने उसको एक कास्टिक सोडा या आपने एक वॉशिंग पाउडर का दूध उसके पेट में डाला, वो भ्रूण कह रहा है कि माँ ये क्या आ रहा है, उसको लग रहा है दूध आ रहा है। आपने उसको यूरिया डीएपी की कोई सब्जी डाली तो वो उसके अंदर आ रहा है। आप उसके शरीर का विकास का एक सोचे संकल्पना। सत्यमेव जयते आज से 18 साल पहले ये बताता था कि जयपुर जैसी छोटी सिटी आपके सामने एक साल में 5000 बच्चों को सिर्फ इसलिए मारना पड़ता है कि उनके मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन की जगह नहीं होती है। और उसका मूल कारण उन्होंने बताया कि सब्जियों में पेस्टिसाइड। वो जो बच्चा विकसित हो रहा है, उसके हार्ट में छेद है, उसका मल करने की जगह नहीं, मूत्र करने की जगह नहीं, बाहर आके करेगा क्या हो, तो उसको वहां वो खत्म ही हो जाता है। तो ये संकल्पनाओं को बचाना, वास्तव में ये बचे कैसे, हम बहुत अलग तरह से काम करते हैं, अभी बताता हूं। तो चारागाहों का विकास हम इसलिए कर रहे हैं कि फार्मर को जो आज भार पड़ रहा है, इसके कारण आज फार्मर छोड़ रहा है। जब वहां 500 गाय संभाल रहा है एक आदमी, क्योंकि उसका खर्चा नहीं लगता है। गाय निःशुल्क चरकर आती है और शाम को उसको अमृत देती है। जितना भी दूध उसको मिलता है उससे वो अपना, आपने सुना होगा, घड़े भरकर ऊंटों के ऊपर लाद कर बाहर लाना, और बड़दिए भाट होते थे, वो भाट बैलगाड़ियों पर डालकर एक जगह लाते थे। मूंगा मंडी आती थी वहां से, जैसे आज आप कैंसर ट्रेन के बारे में आप सबने सुना होगा, कैंसर ट्रेन चलती है, ऐसे बाड़मेर से जोधपुर के लिए घी की ट्रेन चला करती, शायद आपने किसी ने नहीं सुना। मतलब वो घी का क्षेत्र था जहां से पूरे भारत को मेधा और शक्ति। आज जो आप देख रहे हैं, जो बिजनेसेस फैल रहे हैं, कहते हैं ये जिन्होंने ये घी खा लिया है, हम पुराने जो लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि देखो अभी जैसे भाई साहब आके बैठे, इनके चेहरे पे चमक है। ये जो हमारे अभी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, इनके चेहरे पे चमक है, रिटायर हो गए। हम ऐसे कहते हैं बाबूजी आपके चेहरे पर इतनी रौनक कैसे है, क्या पुराना घी खाया है क्या? मतलब आपने पुराना घी खाया रहेगा, तो वो पुराना घी क्या था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ग्रासलैंड डेवलप करने से गांव की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाती है, गायें निःशुल्क उनके लिए हो जाती है और हमारे लिए पोषण लाती है। नेक्स्ट हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं कि थरपारकर के, जैसे मैंने बुल कहा, पहला हमने पानी पर काम किया, फॉरेस्ट पे काम किया, ब्रीडिंग पे काम किया, फिर हमने ग्रासलैंड्स पे काम किया। पांचवा काम हम ये करें कि गोबर गौमूत्र से क्या क्या बन सकता है। ये जो प्रोडक्ट हम आपके सामने लाए हैं, ये हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग विश्व हिंदू परिषद, हमारा आरएसएस के जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां से हम सीखे हैं बहुत सालों से। गाय स्वावलंबी होनी चाहिए,
गाय स्वावलंबी होनी चाहिए, लेकिन जब कोई करने जाता है तो बोले तो बिजनेस करता है। गाय स्वावलंबी होनी ही चाहिए और हम उसको समझे कि कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पूरे फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, जैसे अभी आशावरी दीदी ने कहा, ये सबका पेन है क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत में गोबर को प्रयोग करना नहीं आ रहा। दीदी जिस दिन हमने हमारे खेतों से, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, किसान को जैसे एक उसके पास में 10 एकड़ जमीन है, हम उसको कहते हैं आधा एकड़ हमारे कहने के अनुसार आप करिए। और फिर हमने क्या किया, एक मॉडल खड़ा किया है खेत का, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जैसे एक चमले की फली किसी की 2 फीट की है, तो हमारे यहाँ चमले की फली 6-6 फीट की खड़ी। हमारे यहाँ भिंडी का पौधा 9-9, 9.5 फीट चला जाता है, जहां साइंटिस्ट पढ़ने आ रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट यूरिया एंड डीएपी, विदाउट केमिकल्स। वो केवल गाय के मूत्र और गोबर से कैसे संभव है। जैसे आप गौशाला चला रहे हैं, मेरा निवेदन है जो भी गौशाला चला रहे, जैसे कह रहे मेरे पास बहुत सारे किसान को भाई साहब बैठे कि मेरे पास इतने लाख किसानों का डेटा है, हम ऐसा चाहेंगे कि हम गोबर और गौमूत्र से क्या करें, केवल गोबर से भी क्या करें। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको देता हूं, एक गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, लैब से प्रमाणित है। और एक गाय एक दिन में 20 किलो गोबर देती है, यानी एक गाय एक दिन में 60 लाख करोड़ जीवाणु देती है। ये जीवाणु ही हमारी सृष्टि का आधार है। ये जो मनुष्य है ये सिर्फ 3 से 4% है, 96% जो दूसरी योनियां है वही संसार में चलती है, हम लोग बहुत कम है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा हो जाने चाहिए, सारे जीवाणु जीव जंतु को मार देना चाहिए, सारा स्थान हमारे लिए, इसलिए हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है। मनुष्य का स्थान इतना सा है, बाकी स्थान जंगल का दूसरी जगह का है, लेकिन हम उसकी जगह घेर रहे हैं। इसलिए जो जंगलों में जो चीज होनी चाहिए, हम लोग फॉरेस्ट क्यों लगाते हैं वो भी मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग सोचते हैं फॉरेस्ट से बारिश होती है, नमी होती है, कम होता है, ऐसा, लेकिन फॉरेस्ट के दूसरे पहलू बहुत है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक खेती का एक मॉडल, हम लोग जैविक नहीं बोलते, ऑर्गेनिक नहीं बोलते, हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं। गूगल में हमारे मारवाड़ी में, जैसे आप मराठी बोल रहे हैं, गूगल टेल मी व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो कहता है जो फार्मिंग थोड़ा बूढ़िया किया करता, थोड़ा बूढ़िया मतलब तुम्हारे बुजुर्ग जो खेती करते थे, दैट इज ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये डेफिनेशन गूगल में आनी चाहिए। तो वो फार्मिंग के माध्यम से रिजल्ट्स निकालकर हम सबको दिखा रहे हैं कि देखो ये क्या परिणाम आ रहे हैं इसके। तो ये परिणाम जब आप दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको दीदी एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, भारत में भी आप नहीं दे पाओ, इतनी मांग हो जाएगी। पर अभी तक गौशालाएं, अभी तक जितने इंस्टीट्यूट हैं, या हमारा विश्व हिंदू परिषद है या आरएसएस है, इसके लिए ट्रेनिंग हम लोग, मैं कई बार भाई साहब को कहा कि हमें बुलाइए, आप में से भी आपको लगता है तो 1-2 दिन के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं इतने लाख फार्मर हैं, आप 100 फार्मर इकट्ठे कर दीजिए मेरे लिए, हम बताएंगे उनको प्रैक्टिकली, आप हमारे यहाँ लाइए दिखाने के लिए कि कैसे चेंजेस आते हैं। आप जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे, नहीं मानता है किसान, वो कहता है उसको फियर है कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, मैं लाऊंगा कहां से। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने बताया पंचगव्य चिकित्सा का कोर्स हमने पास कराया, उसके साथ में अभी वो भैया ने बोला मेडिकल टूरिज्म पे जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक चंचलमल जी चौरडिया हुए जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, चंचलमल चौरडिया पढ़िए। एक व्यक्ति अपने जीवन के 40 साल देता है सिर्फ इसलिए कि हम बिना दवा बिना डॉक्टर कैसे रह सकते हैं। महेंद्र देवी जी से और भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, कभी भी आपको लगता है कि पुणे को स्वस्थ बनाना है तो हमारा 2 घंटे का लेक्चर रखिए, हम आपको बताएंगे, आपके जैसे माताएं हैं उनको बुलाइए, कि हम उसमें बताते हैं कि बिना दवा बिना डॉक्टर, जैसे स्वर चिकित्सा होती है। जैसे आप अभी कहीं जा रहे हैं, आपके पास कोई दवाई नहीं है, गाड़ी में सडनली आपकी बीपी हाई हो जाती है, तो बीपी हाई हो जाएगी तो आपको करना क्या है, सिर्फ राइट नोस्ट्रिल को दबा के बैठ जाना है। अभी 50 किलोमीटर बाद स्टेशन है, आपके पास में बीच में कोई भी नहीं है, तो आप मर नहीं जाना है वहां पे, या उससे हालत नहीं खराब हो जानी, सिर्फ आपको राइट नोस्ट्रिल को दबा देना। और अगर आपको लगता है बैठे बैठे अचानक से मेरी बीपी लो जा रही है, तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा देना है। ऐसे केवल स्वर की चिकित्सा, हम लोग कैसे कहते हैं शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं, हम महादेव जी की पूजा करते हैं, लेकिन महादेव जी का जो सबसे बड़ा ज्ञान, जो स्वरोदय ज्ञान पार्वती जी को दिया गया था, हमको इसकी एबीसीडी नहीं मालूम। केवल स्वर के माध्यम से हम सारी चिकित्सा कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई मरने वाला है, अचानक से उसको हार्ट का अटैक आ गया है, या उसकी बीपी हाई हो गई, या उसको शुगर बढ़ गई, या उसको माइग्रेन बढ़ गया है, आप देखिए उसका स्वर कौन सा चल रहा है। ऐसी ऐसी 33 प्रकार की विद्याएं हम सिखाते भी हैं, इलाज भी करते हैं। इन्होंने बोला कितने दिन रखते हैं, मैंने कहा मात्र 7 दिन। हम सिर्फ 3 ही दिन रखते हैं, और 3 दिन बाद आपको लगता है कि मुझे परिवर्तन आ रहा है, तो 7 दिन को भी ये बहुत कम बता रहे हैं। हम तो 3 दिन में बोलते हैं परिवर्तन, तो 7 दिन रहिए, और आपको लगता है तो 15 दिन रहिए, वहां रहने से आप ठीक हो सकते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म की जो संकल्पना आप देख रहे हैं, इसका बहुत पोटेंशियल हमारे यहाँ है। अगर आप डेजर्ट एरिया में किसी को लाके छोड़ देंगे, किसी को एड्स भी है, अभी वहां कई बड़े महाराज आते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो शुष्कता है हवा में, ये जो ताकत है इस हवा में, उसमें अगर कोई पेशेंट रहेगा तो वहां रहने से ही ठीक हो जाएगा।
तो ये हमारे जो मुख्य मुख्य 7 बड़े काम हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जल संरक्षण करना, भूमि को 410 यानी 299 फीट पानी में ऊपर लाए हैं, सॉरी 290 फीट पानी में ऊपर लाए हैं। फॉरेस्ट को लगाना, ग्रासलैंड खड़े करना, ब्रीडिंग करना, उसके बाद में गोबर गौमूत्र से उत्पाद बना के किसानों को प्रशिक्षण देना। अब इसमें एक और विषय आता है, मैं भी देखता हूँ गांव में आप बोलेंगे सिलाई सिखाओ, बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ। आजकल जैसे आईसीआईसी ने वो ट्रेनिंग शुरू करी है तो बच्चे को गाड़ी ठीक करना सिखा रहा है। हम ये कहते हैं कि गांव की समृद्धि का आधार जब गाय है, तो गाय से जब 100 से अधिक हमारे बहुत सारी कार्यशालाएं आजकल हो रही है कि गाय के गोबर गौमूत्र से, दूध से जब सैकड़ों प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री को चैलेंज कर सकती है, तो हम ये सिलाई सिखाना, एक कंप्यूटर सिखाना, ये क्यों करते हैं? हम ग्रामीणों को ऐसा क्यों नहीं करते कि जिसका रॉ मटेरियल वहां कूट कूट के भरा पड़ा हो, जिसमें 2:30 से 3 बजे औरत उठ के अपने अपने घर के बाहर खिड़की खोलकर देखे कि गाय का गोबर तो नहीं पड़ा है, मेरी पड़ोसन ले जाएगी। पहले ऐसा होता था, घर लीपने के लिए औरतें संघर्ष करती थी कि गोबर मिलेगा कि नहीं। वो जमाना हम पुनः देखना चाहते हैं कि गोबर बाहर पड़ा है तो मुझे लेकर जाना। अब जैसे मूर्ति है, मान लीजिए इतना सा गोबर अगर 100 रुपए का बिक रहा है, तो क्यों नहीं कोई चाहेगा कि मैं गोबर उठा लूं। ये जैसे हमारी माला है, ये 100 रुपए की बिक रही है, इतनी सी माला। तो अगर ये गोबर इतना सा 100 रुपए का बिक रहा है और उसको आ जाता है करना, अब लेकिन उसमें ये है कि आप लोगों के पास में आने का सबसे बड़ी बात है, आप इस दुनिया का मार्केट का हब है। पुणे अब धीरे धीरे मुंबई से भी ऊंचा जा रहा है और वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बनता जा रहा है। तो यहाँ हम लोग आते हैं, जैसे आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करते, हम कहते हैं सबसे पहले खुद कंज्यूम करिए, अपने अपने घर में कंज्यूम करिए। क्या होता है, सबसे पहले मेरी बीवी नहीं मानती, मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरे बच्चे, ये मैं घी लेकर गया लेकिन मेरी पत्नी ने खाया नहीं, ये साबुन लेकर गया लेकिन मेरी पत्नी मानी नहीं। अगर हम अपने घर में नहीं मना सकते, हम खुद नहीं कर सकते, तो फिर हम समाज को कैसे प्रेरित कर सकते? तो पहले खुद उसको शुरू करें खिलाना। जैसे मेरे घर में जब घानी का तेल लेकर पहली बार जाना था, तो मेरी पत्नी ने ऐसा बोला इसमें धुआं बहुत आ रहा है, ये बहुत ज्यादा चिकना है। तो मैंने कहा यही आएगा, तो नहीं आएगा, ये तय कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे पत्नी नाराज हो जाएगी, घर से निकाल देगी, खाना नहीं डालेगी। ऐसी बहुत सारी संकल्पनाएं होती है हमारे यहाँ। खैर, तो हमारे जो 7 काम मैंने आपको रखे जो अभी तक हमने किए हैं, और 8वां काम हम कर रहे हैं कि हमने वहां पर एक वैदिक रसोई का निर्माण किया है। दीदी ने खाना खाया, वहां पर उनको पूछे कैसा था, हमने बोला सामान्य खाना है, लेकिन उनको पता है खाना कैसा था। हम लोग मिट्टी के बर्तनों में रॉ जो हमारी रसोई होती है, यानी आटा दाल चावल, आप सोने के बर्तन में अगर कोई अनाज रखेंगे तो उसमें सोने के तत्व आएंगे, चांदी के बर्तन में कोई तत्व रखेंगे तो चांदी के तत्व आएंगे। लेकिन आप मिट्टी के बर्तन में अगर कच्ची रसोई रखेंगे, आजकल की हमारी औलादें पूछती है कि आपके पूर्वज किस जार में सामान रखते थे, तो हम उनको दिखाते कि देखो इसमें रखते थे। अब तुम बताओ तुम्हारे जार में कितने तत्व, और हमारे जार में 18 तत्व उसको मिलते हैं मिट्टी के बर्तन में रखने से। फिर मिट्टी के बर्तन में पकाना, उसका स्वाद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने चखा होगा कि मिट्टी के बर्तन में पके हुई चीज का क्या रहता है। फिर मिट्टी के बर्तन में खिलाना और मिट्टी पर बैठाकर खिलाना। हम लोग वहीं नीचे गोबर लिपा हुआ है, उसी को हम लोग, जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता तो उनके लिए हमने बेंचेस लगा रखी है। तो हमने एक वैदिक रसोई का निर्माण किया है। गाय का एक पहलू कि गौरी से क्या हो सकता है कि खाना बन सकता है। गौरी एक खाने के रूप में इंडस्ट्री हो सकती है। तो कोई एक ऐसा होटल आपने सुना कभी जहां खाना केवल गौरी पे बनता है? आप जैसे देखते हैं रोटी सेकते हैं, तो रोटी को सेकते समय उसके अंदर राख लग जाती है, और वही हमारे शरीर को एल्कलीन बना के जब झाड़ते हैं ऐसे ऐसे करके हमको देते हैं, और हम लोग खाते हैं, बाटी खाते हैं, वो गाय के कंडों में तो हम लोग देते हैं। तो उसमें जो उसका अंश रह जाता है, वो जब हमारे पेट में जाता था तो हमारी बॉडी स्वतः ही एल्कलीन हो जाती है। ये था। तो इस वैदिक रसोई की एक संकल्पना हमने रखी है। अभी मैं आपको बताऊं, हम लोग जो अब जो काम कर रहे हैं, हमने इन 18 सालों में सीखा। अभी तक जो मैं बता रहा था ये आप समझ लीजिए कि हमारा इंट्रोडक्शन है सिर्फ। अब मैं आपको बता रहा हूं काम क्या कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य में जो मूलभूत सुधार की आवश्यकता है, उसमें हमारे शरीर को कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति के लिए हम काम करें। आप बोलेंगे कैसे काम करते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, भूमि के जो अभी जो कंडीशन है, और जो पौधे की कंडीशन है, और जो गाय की कंडीशन है, इनको भूमि सुपोषण और गौ सुपोषण के माध्यम से। अब ये भूमि सुपोषण क्या होता है, गौ सुपोषण क्या होता है? जैसे आपने कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता बाजरी का पौधा है, हमने क्या करा, जैसे मैंने अभी बताया, खाद बनाई, हमने उसको गौमूत्र दिया। तो कुछ हमारे तरीके हैं, वो हम आपको सब सिखाते हैं जब ट्रेनिंग में आते हैं। उसके माध्यम से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई। उस पौधे को गाय ने खाया, और गाय के उत्पाद को आपने खाया, या आपने जो कोई पौधा डाला तो पौधे के अंदर जब आपने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई तो उसके फल में भी आएगी, और उसका फल जब आप खाएंगे तो वो आप में भी आएगी, गाय खाएगी तो गाय में आएगी, और गाय के बाई प्रोडक्ट से आपके अंदर आएगी।
तो हमारा मुख्य काम क्या है, वापस से सुनिए, मानव स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत तत्व चाहिए, शरीर के जो आवश्यक तत्व है, अब आप इसको अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, विटामिन कह दीजिए, मिनरल कह दीजिए, ये सारे काम जो मैंने बताया 60 लाख करोड़ जीवाणु हैं। ये कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ डाल रहा है, कोई कैल्शियम के लिए डाल रहा है, कोई आयरन के लिए डाल रहा है। एक बार मेरी बेटी बीमार हुई, उसको कुछ आयरन की डेफिशिएंसी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आप अनार खिलाइए। हमने अनार खिलाया तो पता चला उसकी एक भी एचपी नहीं बढ़ी। तो हमको पता चला कि कारण क्या हुआ, तो पता चला वो अनार में अनार का तत्व ही नहीं है, उस मिट्टी में आयरन ही नहीं है। तो वो अनार खाने से मतलब क्या रहा। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि जो बाजरी आप खा रहे हैं उसमें जो स्वाद होना चाहिए, उसमें जो सुगंध होनी चाहिए, उसमें जो बैलेंस और एक्यूरेट एलिमेंट्स होने चाहिए, वो इन जीवाणुओं के माध्यम से पूर्ति करना। तो आप जब बाजरी खाएंगे, पुराने लोग, आज के बच्चों को पेरू कैसा होता था, चीकू कैसा होता था, आम कैसा होता था, मेरा दावा है कि आज किसी को भी वो स्वाद देखने को नहीं मिलता जो प्रेजेंट टेक्निक ऑफ फार्मिंग से हो रहा है। वो स्वाद ला ही नहीं सकते, वो खुशबू ला ही नहीं सकते, और वो तत्व तो उसमें है ही नहीं। हम लोग जैसे कह रहे हैं आंवला खाओ, बाबा रामदेव जी कह रहे हैं लौकी खाओ, लौकी खा ली बहुत सारी, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लौकी एक दिन में बड़ी करके आ रही है हमारे पास में। तो उसका फायदा क्या रहेगा। तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और पौधे के जो फल है उनमें जो जो गुण होते हैं उन गुणों को जीवाणुओं के माध्यम से उनके अंदर पहुंचाना, ये हमारा मुख्य काम है। आपको समझ में आता है। तो अब इसको कैसे कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बताया। उसके लिए हमने अच्छी खाद तैयार करी, अच्छी गाय तैयार करी, उनसे हमने कुछ ऐसी चीजें तैयार करी जो सारी चीजें हम उनको दें। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे आपने रासायनिक खाद डाला, आपने रासायनिक कीट नियंत्रक डाला, तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो रही है और हम बीमार भी पड़ रहे हैं। लेकिन ये करने से, गाय को हमने खुले चारागाहों में चराया, तो आप सोचिए कि उसमें कितने सारे एलिमेंट्स उस खाने में आ जाएंगे। तो पौधे को ताकतवर बनाना। अब एक वर्ड जो मैंने कहा, भूमि सुपोषण और गौ सुपोषण, तीन चीजें जल्दी से ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपकी। कि गाय का गोबर जो है, मैंने बताया 60 लाख करोड़ जीवाणु है, उसमें सिर्फ गुड़ और छाछ मिला के डाला तो उसमें 60 लाख करोड़ जीवाणु 3 दिन में उसको सिर्फ बना के अगर हम रख देंगे तो वो अरबों खरबों हो जाते हैं। ये जो जीवाणु जब नीचे जाते हैं, पौधे का, हमारी जितनी भी आप अगर किसी ने बॉटनी पढ़ी है या साइंस पढ़ी है, प्लांट साइंस पढ़ी है, उनको ये नहीं मालूम कि पौधा जीवाणु खाता है। पौधा केवल जीवाणु खाकर अपनी फूल, फल, पत्ती, सब्जी जो भी है वो बनाता है। जितने ज्यादा जीवाणु आप उसको देंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्शन आएगा, और उतनी भूमि, एक भूमि में 2 से 5 करोड़ जीवाणु 10 ग्राम मिट्टी में होने चाहिए। आज हमारी मिट्टी में 25,000 जीवाणु है। कितने? 25,000। होने कितने चाहिए? 5 करोड़। हमारा जो कार्बन होना चाहिए वो कम से कम 6 होना चाहिए। आज 0.1 नहीं है हमारा कार्बन। तो जब कार्बन ही नहीं होगा और जब उसके अंदर जीवाणु ही नहीं होंगे, तो फिर हम प्रोडक्शन किस लिए मांग करें। तो गोबर इसलिए समझ में नहीं आ रहा, गोबर को डालने का तरीका नहीं पता। हम लोग कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं, तो उसको सीखना पड़ेगा ट्रेनिंग के माध्यम से। वो हम रोज किसानों को सिखा रहे हैं, रोज किसानों के पास जाते हैं। गौशालाएं बहुत लोग चला रहे हैं और अपनी अपनी गौशाला, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं वो ट्रस्टी, हम लोग सब ऐसा दम भरते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने दुनिया भर में जा जाके, सर बुल रख लीजिए, सर एक बुल रख लीजिए, सर एक क्या होगा इस बुल से, इतनी सारी गाय वही नहीं पल रही। मैं कहा बुल रख लीजिए, अगले 4 साल बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सभी गाय खड़ी हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्रकृति के, अब हम लोग क्या करते हैं उसके साथ में, हम लोग ऐसी घासें लगाते हैं। घास जो होता है वो जीव जंतुओं के घर होते हैं। जैसे आपने कभी बीटल देखा होगा, मैंने उनको दीदी को बोला था, अगर हम लोग डेजर्ट में जाएंगे और आप वहां टॉयलेट जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका टॉयलेट आपको दिखेगा नहीं। छोटा एक बीटल होता है, ध्यान है, वो उसका गोला बना के अपने से 10 गुना बड़ा गोला बना के धरती में डालता है। डंग बीटल। पेट का खेत में, खेत का पेट में, ऐसा एक योजना एक दे रखी है देश में। एक और विद्वान कहते हैं पेट का खेत का पेट में और पेट का खेत में। आज आप सब लोग बोल रहे हैं टॉयलेट के अंदर जाना चाहिए, लेकिन पेट का खेत में क्यों जाता था, उसको नीचे ले जाया जाता था, उससे भूमि के अंदर जीवाणुओं को सप्लाई करते थे। ये काम हुआ करता था जो आप रुक गया है। हमारे जो मोदी जी की योजना है कि सबको टॉयलेट अंदर ही जाना है ये भी एक सत्य है वैसे। तो हम लोग ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिससे भूमि सुपोषित हो। ये जो घासें होती है इनमें जीवाणुओं का घर होता है, तो हम लोग उनको घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। हम लोग जंगल क्यों लगा रहे हैं? जंगल में क्या होता है, जैसे आपने देखा आपके आसपास कोई जानवर मर गया है, वो जानवर जब मरता है तो वो सड़ता है, उसमें से वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। जब आपने जंगल लगाई, अब आप महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि हम आपको सपोर्ट क्यों करें। आपने सबने सुना होगा साउथ और वेस्ट से सब गर्म हवाएं आती, साउथ और वेस्ट से ही सारी बीमारियां आ रही।
अगर हमने आपके लिए वेस्ट में सारे जंगल खड़े कर दिए तो आपकी जो गर्म हो रही है, आज दुनिया भर का जो तापमान गर्म हो रहा है ये वेस्ट के कारण है, तो वेस्ट में एक वॉल खड़ी कर देंगे। इनको जीवाणुओं का बैंक बनाना है, वहां से जीवाणु होंगे, ये जो पक्षी होंगे सारे, ये जो जानवर मर रहे हैं, सड़ रहे हैं या सड़ रहे हैं और बदबू फैला रहे हैं, म्युनिसिपलिटी के लिए भी सरदर्द है, ये पक्षी अपने आप, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं इनको, ये उनका निस्तारण कर देते हैं और आपकी भूमि को और वातावरण को एकदम साफ रखते हैं। फिर आपने देखा परागण फैलाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे आपके खेत में फसल है तो एक तितली है, भंवरे हैं, ऐसा देखा होगा बहुत सारे होते हैं, ये आपके पौधों के अंदर जैसे 90% मेल होते हैं, 10% फीमेल होती है, ये जो मेल फीमेल का काम जो है ये इनको आपस में मिलाना और इनको फीमेल में कन्वर्ट करके और इससे बढ़ाना। आज क्या हो रहा है, भंवरे खत्म हो रहे हैं, तितलियां खत्म हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डालकर, ये समझ नहीं रहे कि इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो परागण करने वाले जीव है उनका जो काम उनको करना था उनका काम हम कर रहे हैं। आज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे हम लोग जो कंपोस्ट खाद दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मरे हुए जीवाणु दे रहे हैं। हमने जब ये गोबर घोल डाला तो 60 लाख करोड़ जीवाणु 7वें दिन ये मर जाते हैं और अपने पीछे 10-10 बच्चे छोड़ जाते हैं। तो 60 लाख करोड़ के कितने हुए, 600 लाख। ये 60 लाख तो मर गए लेकिन 600 लाख की कॉलोनी छोड़ गए। ये 600 लाख जब 7 दिन बाद मर जाएंगे तो ये 6000 लाख छोड़ जाएंगे। ये 6000 लाख जब 7 दिन बाद मर जाएंगे ये 60,000 लाख छोड़ जाएंगे। जीवाणु की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और उसमें स्वाद, सुगंध, मिठास और सारे तत्व अपने आप आ जाएंगे। आपको कोई एजेटोबैक्टर, राइजोबियम ये कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा काम वो जीवाणु करते। लेकिन अब क्या है, बाजार कि मुझे मेरा पेस्टिसाइड बेचना है, अगर सबको पता चल गया कि गोबर से सब कुछ होता है या इससे ऐसा होता है तो फिर खरीदने कौन जाएगा। तो किसानों को ये बताना है, हमारी जो व्यवस्था होती थी तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग वनस्पति लगाते हैं, जैसे हम शंखपुष्पी लगा रहे हैं, ब्राह्मी लगा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि मेधा शक्ति बढ़ती है। आपने जितनी भी जो मानसिक जो रोग होते हैं जिनके कारण से जैसे हम लोग इसमें एक बोलते हैं कि मानसिक अवसाद, जिनके जो मानसिक अवसाद है, हमें से भी कई लोगों को होता है। तो बीमारी कहां से शुरू होती है, आपने कई बार डॉक्टरों से सुना होगा, बीमारी मन से शुरू होती है, बीमारी आत्मा से शुरू होती है, ना कि शरीर से शुरू होती है। वहां से हम लोगों को रोग बना। तो शंखपुष्पी, ब्राह्मी जैसी चीजें हम लगाएंगे तो मानसिक अवसादों के रोग को अगर रोका तो बाकी सारी बीमारियों का जो चक्र है उसको हम बीच में से ही तोड़ देंगे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग, जैसे अभी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं उत्पादकों को प्रशिक्षण देना। अब जैसे किसान है, आप बोल रहे हैं इतने लाख किसान है, उन किसानों को ये बताना है कि तुम प्रदाता हो। हमारे कहते थे ना दाता, आपने सुना होगा बहुत सारे कि ये तो दाता है, ये तो भगवान है, हमको अन्न देने वाला है, हमारा पेट भरने वाला है। आज क्या हो रहा है, वो भी मार्केट के चक्कर में फंस रहा है। उसको बताना कि तुम स्वास्थ्य देने वाले हो, तुम भोजन देने वाले हो, तुम इस सृष्टि का पालन करने वाले हो। तो उसको मेंटली धीरे धीरे तैयार करना और उसको इस काम पर लाना, ये काम हम कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा कि ये बहुत अलग तरह की बात कर रहे हैं। स्वस्थ मेंटेलिटी कैसे आ जाए, उसको सतत प्रयासों से धीमे धीमे उन किसानों को इस तरफ लेकर आना है। अब जैसे मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ क्या होता है, मैं अब इस पे आता हूं। आप समझ गए, हमारा मुख्य काम है भूमि सुपोषण और गो सुपोषण। भूमि को जब सुपोषण हो जाएगा, जैसे गाय ने गोबर किया, उससे हमने भूमि पे डाला, उसको जब चारा गाय ने खाया तो उस गोबर से पहले भूमि सुपोषित होती है, उस चारे से गाय सुपोषित होती है। अब जो चारा अच्छा गाय खाएगी उससे जो वापस गोबर गिरेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर ये चक्र 7 से 8 बार चल गया तो गाय में जो जो तत्व होने चाहिए, गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी आदि दे रही है और भूमि हमें अनाज, फल, सब्जी, चारा, जड़ी बूटियां, ये सारा कुछ दे रही है। तो जब उसमें सारे तत्व होंगे भूमि में और गाय में सारे तत्व होंगे, इसके अलावा हमें कोई खिलाने वाला तो तीसरा कोई है नहीं। तो जब इन दोनों के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो जब इनको हम खाएंगे तो क्या होगा, मानव स्वास्थ्य की जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो भी आवश्यकताएं आज है, पर मैं सॉरी चाहूंगा कि मेडिकल इंडस्ट्री इसको एकदम से आघात लगेगा कि अरे हम कहाँ जाएंगे, हमारी इतनी बड़ी बड़ी सब कहाँ जाएगी। तो मानव स्वास्थ्य में जो मूलभूत आधार जो खड़ा करना है, इसके चक्र को हम पूरी तरह से खड़ा कर देंगे। और मानव स्वास्थ्य में यही कदम हमें करना है कि भूमि को सुपोषित कर देना और गाय को सुपोषित कर देना है, क्योंकि यही दो हमें सब कुछ देने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है सबसे पहले काम ये कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम अधिकतर, जैसे कल दीदी मुझे बता रही थी, मैं आईसीयू में हूं, मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, खाना संतुलित खाऊंगा, है ना, ऐसा ऐसा करूंगा। तो इसने मुझे बोला कि आप ऐसा बताइए कि मैं आईसीयू में जाऊंगा तब ये सब करूंगा, निकलने के बाद तो मैं आईसीयू में जाऊंगा। पहला प्रश्न, क्या हम आज से शुरू कर सकते हैं? अभी क्या मैं खर्चा कर सकता हूं? आईसीयू में जाके मैं खर्चा करूंगा, मैं आज कर सकता हूं कि मैं कभी भी आईसीयू में ना जाऊं।
दूसरा इसने एक और वीडियो मुझे बताया कि दो गाय खड़ी है, एक बहुत सुंदर और स्वस्थ खड़ी है और एक गाय बहुत ही कमजोर सी सड़क पे खड़ी है। आपकी जेब में 100 रुपए है। एक प्रश्न है, आप किस गाय को पहले देंगे? जो सुंदर और स्वस्थ गाय खड़ी है और जो एक कमजोर बहुत बीमार सी गाय दिख रही है, आप अपने 100 रुपए किस पे खर्च करना चाहेंगे? बीमार। मानवीय आधार पे आप बीमार पे करना चाहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, अब आप क्यों खर्च कर रहे हैं? जब ये सुंदर और स्वस्थ थी तब क्यों नहीं खर्च कर रहे थे? तो जब तक वो सुंदर और स्वस्थ है, जब तक वो हमें कुछ दे रही है, उसको खड़ा करने पर हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसकी जब ये स्थिति हो जाती है तो हम ही लोग, जो हम अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, हम ही जाकर गौ माता उसको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसको खड़ा करना है यानी सुंदर स्वस्थ रखना है, तब हम उसके लिए काम नहीं करते। तो क्या इन दो चीजों के ऊपर हम ऐसा जोड़ सकते हैं साथ में? तो हमने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया कि आज गांव में ये हो गया कि कंप्यूटर सिखा दो, ये सिखा दो, उसकी बजाय हम लोगों ने छोटा छोटा किया। एक छोटा आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे पानी है, ये पानी इसमें डाला। अभी आप बता रहे हैं पिछली बार आपका एक सेशन हुआ था यहाँ पर वो पानी को लेकर ना। अब आप देखिए कि गाय के सिर्फ छोटा सा मैं एक चमत्कार आपको दिखा रहा हूँ कि गोबर की जो राख है वो क्या करती है। हम क्या करते हैं, अब मैं जल्दी जल्दी आपके बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा पर आपको मजा आएगा ये सेशन में भी। हम लोगों ने गाय के गोबर को सुखाया। पहले तो गाय का गोबर कलेक्ट किया, उसको सुखाया, उससे खाना बनाया और उससे हमने क्या करा, घी बना लेते। तो जो घी में लकड़ी जब जलाते हैं तो लकड़ी में क्या है, जहरीली गैसेस होती है, उसके घी की स्मेल बदल जाती है, घी का स्वाद बदल जाता है। लेकिन जब गोबर के कंडे सब हम करते हैं तो उसके गुण पूरे बने रहते हैं और जो उसका स्वाद और खुशबू होती है गोबर का। और आपको बड़ा अचंभा होगा, मैं कुछ वीडियो भी दिखा सकता हूँ पर आज ये था नहीं यहाँ पे। आप पूरा गोबर का ढेर रख दीजिए, उसमें बर्तन डाल दूध चढ़ा दीजिए, वो दूध कभी भी उफन के बाहर नहीं आएगा। आपको बैठने की जरूरत नहीं है, वो दूध को अपने आप गर्म करके 14 घंटे बाद आपको दे देगा। आपने कभी सुना है ऐसा? गाय के गोबरी पे अगर आपने दूध चढ़ाया तो 14 आवर्स में भी वो जलेगा नहीं, वो जैसा, और आपको उसको हाथ नहीं लगाना है और उफन के बाहर नहीं आएगा। ये चमत्कारिक बात है। तो हमने गाय की गोबरी से क्या किया, पहले तो हमने उसको काम में ले लिया, घी बना लिया। अब अमूमन क्या करते हैं, खाना ना बनाने के बाद उस राख को लोग फेंक देते हैं। हमने पहली चीज ये करी, ये एक एल्कलीन मीटर है। अब क्या होता है, गौशाला के पास लैब तो है नहीं बड़ी बड़ी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमने ये एल्कलीन मीटर डाला। ये पानी, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। आपको चेक करना है कि आपका पानी एल्कलीन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा। अब ये दोनों पानी के कलर में आपको चेंज लग रहा है? नहीं लग रहा। अब देखिए हमारे पास में ये छोटी सी भस्म की शीशी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सिर्फ एक पिंच ऑफ ये ले रहा हूं, ये राख मैं इसमें डालता हूं हल्की सी। आप देखिए मैंने अभी डाले में मेरे को कितने सेकंड हो गए, आप देखिए जैसे जैसे आपने इसको घुमाया, इसका एल्कलीन मीटर आता है, आप इंटरनेट पे कभी भी चेक कर सकते हैं। पानी का कलर देखें आप, चेंज हो गया। अभी आपके क्या कर सकती है, आप इसका चमत्कार सुनिए। पहला तो पानी एल्कलीन हो गया। आप भी सुनते हैं पानी एल्कलीन पीना चाहिए, तो हमने क्या किया, लोगों ने कहा कि राख उठा के कौन डालेगा, तो हमने क्या किया, इसकी ये टैबलेट्स बना दी है। बेचने भी आसानी होती है, खुली राख बेचेंगे तो लोगों का मेरे हाथ से डाला है, चम्मच से डाला, मिलाया, उसके बजाय एक टैबलेट हमने ये तैयार किया है। आपको 15 लीटर पानी में डालना है, नहीं तो ज्यादा एल्कलीन हो जाएगा। 15 लीटर में एक टैबलेट डालनी है और पूरा दिन आपको घर में पीना है। पानी एल्कलीन पीना चाहिए, आपको ऊर्जा से भर के रखेगा, हम लोग जैसे हैं। दूसरा यह है कि इसमें 22 मिनरल्स हैं जो आपके किसी भी एल्कलीन करने वाले दावा, जो मैं देखता हूँ 800 से 900 रुपए की इतनी सी शीशी देते हैं वो लोग। 900 रुपीज की वो शीशी देने के बाद 40 मिनट वो पानी एल्कलीन रहता है, बाद में न्यूट्रल हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है, ये हम लोग बोलते हैं आता उम्र, मतलब एक्टिव एल्कलीन, यानी ये पानी हमेशा आपका एल्कलीन बना रहेगा। जैसे जैसे आप इसको छोड़ेंगे एल्कलिनिटी इसकी उस स्टेज पे पहुंच जाती है 8.5 से 9.5, जो बेस्ट एल्कलीन पानी बोलते हैं वो इससे बन जाता है। आपने कहीं से बादाम लाई, घर में कभी ना कभी लाई होगी, काजू खाया होगा, कुछ भी ऐसी चीज, फ्रूट्स खाया होगा, वो आपकी शरीर से सुबह पोटी में बाहर आ जाता है, बाथरूम से बाहर आ जाता है, वो आपके शरीर को लगते नहीं है। जैसे ही आपने ये पानी पिया, आप देख सकते हैं कि अगर आपका बादाम आपने खाया है, आप इसमें हल्दी डालकर देखिए, फिर अभी वो क्या हो जाता है, ये पानी एल्कलीन की क्लास हो जाती है। आपने कोई हल्दी डाली, आप देखेंगे पानी में ऐसी चीज पड़ी रहती है। जैसी राख का आपने उसमें हल्का सा पिंच डाला, आप देखेंगे कट से वो, मतलब शरीर के रेशे रेशे में आपका बादाम का टुकड़ा पहुंच जाएगा, नहीं तो वो 1000 रुपए की बादाम खाएगी, पोटी में जाएगी। ये कितनी चमत्कारिक बात है, गाय के लिए ताली बजनी चाहिए जोरदार।
दूसरा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा है, यानी आपको बुजुर्ग नहीं दिखाता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देता जल्दी, ये भी चमत्कारिक बात है। ORP मीटर पे ये है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है, 22 मिनरल्स दे रहा है, ऐसा कोई दावा नहीं करता। हमारे पास लैब रिपोर्ट है इसकी कि राख के पानी से 22 मिनरल हमारे शरीर को मिलते हैं। आप जो भी ये मिनरल वाटर पीते हैं, ये पानी जाके आप पेशाब के रास्ते से जो आपने आपके शरीर में था उसको भी वो बाहर निकाल देता है, ऐसा आप सबने सुन रखा होगा। ये मिनरल वाटर उल्टा आपके शरीर से मिनरल्स को फ्लश आउट कर देते हैं, और जबकि ये आपके पूरे शरीर को मिनरल दे रहा है। तो देवी जी, मेरा मानना है कि अगर इस एक प्रोडक्ट को यहाँ से एक एक जना ले ले, और अगर प्रयास करे कि भी सबको गिफ्ट में, कलम गए थे कॉर्पोरेट, उन्होंने बताया कि हमको गिफ्ट देना है, कलम उनके अग्रवाल साहब क्या गए थे, तो उनके बेटे ने कहा मैं तो ये शुरू कर दूंगा सबको देना। तो अगर हम सब 10-10 लोगों को 100-100 लोगों तक पहुंचाते हैं, मुझे बताइए, अगर ये हमारी टैबलेट 199 की डब्बी है, हम ये होलसेल 120 में देते हैं, अगर इसकी एक दिन का जो गाय का गोबर होता है 10 डब्बी बन सकती है, तो 1000 रुपए हुए। दुनिया की कोई गाय 1000 रुपया खाती है क्या? नहीं। तो गाय के लिए कुछ मांगने की आवश्यकता है क्या? तो लोग हमें कहते हैं फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? बाजार नहीं, लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो करके दिखाना, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बोलेंगे हमें प्रूव करके दिखाओ। तो ये सामने है, आप इसको डाल लीजिए कहीं पर भी इंटरनेट पे, ये जो कलर है पानी का एल्कलीन वो बता देगा। तो केवल इस प्रोडक्ट से आज जो हम गौ सेवा और गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, ये अकेला प्रोडक्ट गाय का जो गोबर पड़ा है उसकी राख से, जिसको आपने खाना बनाने के काम में ले लिया है, या पानी गर्म करने के, जो भी कामों में आपने ले लिया, बाटा बनाने के, उसके बाद ये देखिए क्या करती है। उसके बाद में गाय को चारा चाहिए तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उसके बाद में हमने क्या किया है, उसी राख को हमने एक तो भस्म बना दिया, तीनों, एक काम हो गया घी बन गया, दूसरा काम हो गया भस्म बन गई, तीसरा काम हो गया टैबलेट बन गई, चौथा हमने बर्तन मारने का बार बना दिया। आपकी पत्नी के हाथ मुलायम किस किस को चाहिए? नहीं चाहिए तो बोलो, सबको चाहिए कि मेरी पत्नी के हाथ मुलायम होने चाहिए, है ना? पत्नी के हाथ सबको मुलायम ही चाहिए, और काम वाली को भी अपने हाथ मुलायम चाहिए। तो उनके माध्यम से मुलायम हाथ, और दूसरा जो बर्तनों में जो केमिकल रह जाता है जिसको हम खाते हैं, सबको विदित है कि बर्तनों में केमिकल रह जाने के कारण जो हम खा रहे हैं, ये जो विम वगैरह हम यूज कर रहे हैं, इससे हमें कैंसर हो रहा है। तो राख की साबुन अट्रैक्टिव है, इसका पैकिंग बॉक्स अभी हमारा रेडी नहीं था, बहुत अट्रैक्टिव बॉक्स बना है। तो राख के साबुन को, बर्तन मांजने के साबुन इतना अट्रैक्टिव हो सकता है और 150 रुपए का हो सकता है, ऐसा कोई सोचते नहीं, क्योंकि अमीर लोग सोचते हैं ये 20 रुपए का साबुन है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो कोई अमीर है तो 150 में ले जा सकते हैं। उसके बाद में हमने इसी राख को क्या किया, हमारे यहाँ काची राख, जो कि छोटे में आपको ध्यान होगा, हमारे दंत मंजन आता था, बैद्यनाथ का काला दंत मंजन, डाबर का काला दंत मंजन। राख, इस गोबर को क्या करते हैं, जला के लोहे के बर्तन में, फिर मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, और उसको आटे से ढक देते हैं, तो ये चारकोल सोप बन जाता है। आप देखिए हम एक साबुन पर कितना काम कर रहे हैं कि आज बाजार में नकली चारकोल लाके लोग, जैसे युवा है, वो दीदी बैठी उधर, ये लोग जैसे है, ये अभी क्या करते हैं, चारकोल सोप लाते हैं। वो चारकोल सोप क्या होता है, सब आर्टिफिशियल सोप होता है। ये जो जंगल में गाय जा रही है, जिसकी थेपड़ी नहीं मारी है, जिसका पिरामिड सुरक्षित है, जिसके सेल्यूलोज को 80,000 रुपए का 1 ग्राम, 8,000 का 1 ग्राम, गाय 10 ग्राम देती है, तो 80,000 रुपए का वो क्लेम कर रहे हैं सेल्यूलोज को। जो बोन्स की, जो ये आपके घुटने बनाते हैं, उसको भी मजबूत और हल्का बनाता है, कैप जो बनाते हैं आप, टायरों में काम आता है, वो सेल्यूलोज को हम वेस्ट कर रहे हैं। वो झिल्ली हटाकर उसको काला, मतलब उस गाय के उस गोबर को उठा के, जिसमें ऊर्जा भंडार भरा हुआ है, इसको हम लाते हैं। इसमें चमत्कारिक बात क्या है कि अगर आप भरी सर्दी में नहाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी, और आप भरी गर्मी में नहाएंगे, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपके टेम्परेचर, जो बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, उसको ये नीचे ले आएगा। ऐसा चमत्कार एक ही प्रोडक्ट से दोनों तरफ काम कर रहा है। एक साबुन बोलता है ऑयली स्किन के लिए, एक साबुन बोलता है ड्राई स्किन के लिए। तो ये जो आपके समाधान है सब तरफ कर रहा है। अगर आपने इससे बाल धो लिए, अब ये है कि आप किसी को कहेंगे राख का साबुन है, पर हम जो गौ माता को मानते हैं, एक बार इसको प्रयोग करके देखिए। अगर आपके ब्लैक हेड्स हट रहे हैं, आपके व्हाइट हेड्स हट रहे हैं, आपको जो ये ठंडा गर्म का जो टेम्परेचर है, जिसको ये अपनी, अच्छा सबसे बड़ी बात है, आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन कर रहा है कोई साबुन ऐसा जो आपकी किडनी को फेल नहीं होने देता है? आपके बॉडी को टेम्परेचर जो चाहिए, आपको नहीं पता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। मुझे बताइए ये 1 करोड़ का या 100 करोड़ का प्रोडक्ट है कि नहीं? कोई ऐसा साबुन है जो हमारे पीएच को हमारे अकॉर्डिंग मेंटेन करके हमारी किडनी को फेल नहीं होने दे, और हमारे शरीर को जो तापमान चाहिए इसको नियंत्रित करे? कभी सुना आपने धरती पर? इस सब के प्रमाण है, ये लाइसेंस ऐसे नहीं मिलते, ठीक है? सब आयुष के लाइसेंस हमने लिए। अभी हमारे वहां पर क्या है, जैसे झरने गिरते हैं कला, अभी हमने इस पे एक और काम किया। जैसे आप दूध देखते हैं, दूध इज अ पेरिसेबल आइटम, डव के नाम पर आपने देखा होगा, बहुत सारा होता है। ये दूध का साबुन है, यहाँ कुछ सैंपल्स भी लाए, आप लोग प्रयोग करके देखिए। दूध को सुरक्षित रखना है। ये अभी 150 रुपए का है, अगर ये 100 रुपए का भी 100 ग्राम हम दें तो 1000 रुपए का हो गया। आप 1000 रुपए लीटर दूध बेच सकते हैं क्या?
तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है किसान को। आप बताइए कि दूध जब नहीं बिक रहा है, हमने क्यों बनाया है? क्योंकि हमारा दूध बहुत दूरस्थ इलाकों में है, उसको लाकर बेचने से पहले फट जाता है। तो अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई दूध से इंडस्ट्री, आप लोग सब लोग बार बार बात करते हैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हम सबको स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, गांव वालों को घर घर में हम जैसे अभी आपने कहा प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये दो ना बाबा, गाय से हो रहा है ना सारा, बाहर क्यों आना है? और सारा रॉ मटेरियल उस किसान के पास 40 किलोमीटर अंदर डेजर्ट में उसके पास रॉ मटेरियल है जो आपके पास नहीं होता है। दीदी समय थोड़ा सा कभी कभी जीवन में देना चाहिए। मैं 10 मिनट में खत्म करता हूँ। तो अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था लंबा हो जाता है थोड़ा। ये हम लोगों ने वहां पर एक, हमारे वहां पे अरना झरना तीर्थ स्थल है, तो वहां पर क्या होता है कि 127 जो फॉल्स गिरते हैं, वहां 15 लाख लोग नहाने आते हैं हर साल। और कैसे नहाने आते हैं? धार्मिक आधार पे कि मुझे मोक्ष मिलेगा। जबकि वहां की कहानी ये है कि पांडव आए थे 5000 वर्ष पूर्व, उनको में किसी को कोढ़ हो गया था, तो उन्होंने कई तीर्थों पर नहाए, तो 68 तीर्थों पर वो नहाए जाकर, लेकिन उनका कोढ़ नहीं मिटा, लेप्रेसी नहीं मिटी। इस मिट्टी से नहाने से उनकी लेप्रेसी मिटी। हम इसको बोलते हैं ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ साबुन। हम उस मिट्टी को नीचे लाते हैं, उसको पीसते हैं, और उसको आप मानेंगे कि पल्वराइजर में पीसने में और कूटने में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो हम उसको लाकर फिर इसमें गोबर है, गौमूत्र है, एलोवेरा है, हमारे यहाँ कैक्टस होता है, ऐसे 27 चीजें हम इसमें डाल रहे हैं। और ये देखिए इसमें झाग नहीं है, इसमें कोई बदबू नहीं है। आपने अगर कभी जीवन में इससे बाल धो लिए, आप बोलेंगे साबुन से बाल धुलता है, आपने स्किन धो ली तो बार बार छूने का मन करे। क्या कर रहे हो? बार बार छूने का मन कर रहा है। योर स्किन इज सो सॉफ्ट एंड स्मूथ। हम जो क्लेम करते हैं, आप करके देखिए। टैनिंग के लिए जो इतने लोग क्लेम कर रहे हैं, आप करके देख लीजिए। हम नहीं बोलते, दोनों हाथों को सामने रख लीजिए, धो के देख लीजिए, फिर तो मानेंगे आप। और बाल जब इससे धोएंगे, बार बार अपने हाथों से उंगली चलाएंगे, तब तो आप मानेंगे कि बाल साबुन से। हम ये बोलते हैं कि बाल और खाल की समस्त समस्याओं का समाधान ये करता है। इसके बाद धरती में किसी कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले हो तो मैं माफी चाहूंगा, खादी में ये लोग देते हैं। आपको शैम्पू की जरूरत नहीं, आपको फेस क्रीम की जरूरत नहीं है, आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, आपको जो ये बाल सफेद होते हैं उसके लिए जरूरत नहीं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स में जो होती है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑयली स्किन को ये कर रही है और ड्राई स्किन को ऑयली कर रही है। तो ये जो हमने बनाया, फिर जैसे हमारा जो हम ये बोलते हैं सबसे बड़ा, ये तो हुई एक जनरल जो अभी तक था कि गोबर गौमूत्र से गाय कैसे बच सकती है। तो हमने एक और चीज ये करी। हमारी क्या, हम लोग सब कहते हैं पागलों के परिवार से आए। मेरी दीदी ने एक जगह पे जॉब लगा, 7th डे में उसने देखा कि सब लोग अपना ट्रांसफर करा के जा रहे हैं, तो उसने तय करा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी और कभी भी यहाँ से ट्रांसफर नहीं कराऊंगी। वहां पलाश के फूल होते हैं, उन वनवासियों से फूल कलेक्ट करके हम लोग गौमूत्र में डालते हैं। और आप देखिए, इससे नहाकर देखिए, मतलब गौमूत्र का ऐसा साबुन बन सकता है। और अभी ये हमने क्या करा है, गौमूत्र में केसर लिया है। केसर को हम 24 आवर भिगोते हैं। कलर देखिए, लोग बोलते हैं आप कलर डालते हैं, आप इससे एक बार नहाएंगे तो आपको पता चलेगा। केसर को भी नहीं पता, आपने सुना होगा 5100 एलिमेंट्स आर देयर इन गौमूत्र। तो गौमूत्र में जब केसर भिगो देते हैं, हम ये जितने भी साबुन बनाते हैं, जैसे राख है, दूध वाली को छोड़ के, हम 24 आवर्स उसको गौमूत्र में रखते हैं। आप फ्रेग्रेंस में सब लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको फ्रेग्रेंस में कुछ खराब लग रहा है तो प्योर गौमूत्र का साबुन होने के बाद में भी। लेकिन जब ये स्किन पर लगता है और जब ये फर्क डालता है, अभी आप अपनी बेटी को जाके कहेंगे गौमूत्र का साबुन तो नहीं यूज करेगी, पर आप कहेंगे केसर का साबुन और इसमें कलर एडेड नहीं है, फिर जब इसको यूज करेंगे आप बोलेंगे वो कहेगी मम्मी बहुत अच्छा था, बाल धो के बहुत अच्छा लगा, फिर बताएंगे गौमूत्र का साबुन है, फिर वो थोड़ा सा कहेगी कि गौमूत्र का साबुन कैसा करके। हम जो चाहते हैं मेन कि देखिए गोबर को बाहर लाना, तो आप मानेंगे अभी हम लोगों ने, आज डब्बा नहीं है, हमने गोबर से टेल्कम पाउडर बना दिया। टेल्कम पाउडर में क्या है, आप जो अभी देख रहे हैं उससे भी कैंसर हो रहा है, तो वो पाउडर भी आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। आपने लगा के गए, सर्दी लग रही तो सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी लग रही तो गर्मी नहीं लगेगी। ऐसे करके राख से 12 प्रोडक्ट्स हमने बना दी। तो राख से एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, राख से एक गांव खड़ा हो सकता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने जैसे बताया, आपको बहुत सारे फार्म हाउस से घी मिल जाएगा सारा, इसको आप ऐसा समझिए। अब आपके विषय पर आता हूं। जो माँ ने खाया पेट में, गाय जो भयंकर गर्मी सहन करके आ रही है, गाय जो इतनी हवाओं को सहन कर आ रही है, गाय जो जड़ी बूटी, हमारे यहाँ सेवण और धामण होती है, उसकी स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बताता हूँ। कहते हैं मरे हुए को जीवित करने के अलावा वो सब कुछ कर सकती है। उन घासों को अगर कोई गाय खाकर आती है और उसके दूध से अगर आपने घी निकाल दिया और उसको खा लिया, तो वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसी धरती का कोई नहीं, मतलब पूरी धरती का आयुर्वेद एक तरफ और उस सेवण चरी हुई गाय का, यानी उसमें जो 37 तरह की जो घासें हैं वो घासें नहीं है, दे आर ऑल हर्ब्स जो विषम परिस्थितियों में रह रही।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा एक और काम कर रहे हैं। जैसे अभी जो खेती हो रही है वो सारी 9 इंच तक हो रही, तो 9 इंच के जो नीचे मिनरल पड़ा है तो हमने उसमें क्या लगाया, जैसे तुम्बा एक होता है गोल गोल, आपने देखा होगा पीला, तो गाय उसको खाकर आती है, उसकी जड़ जाती है 4 से 5 फीट, तो 4 फीट नीचे से वो मिनरल लेकर आ रही है बाहर। खेजड़ी की जड़ जाती है 300 फीट, तो 300 फीट का मिनरल बाहर लाके दे रही है। जो अभी आपने देखा ऊपर की लेयर, आप सब जानते हैं कि ऊपर की लेयर में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, हमने टॉप सॉइल तो खो दी है, तो नीचे के मिनरल कैसे आएंगे। तो जो तुम्बा खाएगी, जो सेवण की जड़ जाती है 15-15 फीट, इसलिए उसमें इतने गुण होते हैं। हम ये नहीं बताते उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, कुछ नहीं बताते हम बताते हैं विषम परिस्थितियां और भूमि की जो ताकत, जहां कभी भी किसी ने कल्टीवेट नहीं करा है, जहां पर उनके पोषक तत्व जैसे होने चाहिए 1000 साल पहले के वैसे आज तक मौजूद है, वो चीज खाकर गाया है। तो प्रेगनेंसी के समय वो खाया हुआ घी हमारा, तो आप कर सकते हैं। इसमें जो आप वो जो बोलते हैं कैरेटीन होता है, वो धरती के घी में आपको मिलेगा नहीं। ये जो गाय बाहर खा के आ रही है, इसमें वो सारे तत्व हैं। आपको जल्दी से मैं बता दूं, एक छोटा सा तत्व जो हमारी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए होता है, गाय 15 किलो चारा खा रही है, 5 किलो आटा खा रही है और उसके वसा को फैट में बदल रही है। वो जो फैट आप जिसको समझते हैं कि कई लोग कहते हैं घी खाने से, एक जो पॉजिटिव फैट होता है, जो हमारे शरीर की चमक के लिए जरूरी है, जो हमारे को मूव करने के लिए जरूरी है, जो हमारे लुब्रिकेशन को बनाने के लिए जरूरी है, ये सारा गाय के घी में होता है। तो इसको समझना है कि हमारी गाय ने खाया और दूसरी गाय ने खाया, क्या अंतर है, कि ओपन ग्रेजिंग का क्या क्या फायदा होता है, उसको आपको थोड़ा सा समझना है। और हमारे क्या होता है, जो प्रोडक्ट के प्रति प्रतिबद्धता है, जो हम इस पे डेडिकेशन कर रहे हैं एक एक चीज में, ये तो अभी फिर बहुत लंबा होगा, हम इसको खत्म करते हैं। हाँ, बस सेशन को खत्म करते हैं। सेशन हम YouTube पे निकाल के हम लोगों ने जैसे अभी एक डायबिटीज का ये बनाया है, इसको कितनी भी सीवियर डायबिटीज हो, हम बोलते हैं 3 बोतल के बाद में पीना ही नहीं है, 3 बोतल में खत्म। तो वो कहते कैसे, तो हम कहते हैं कि वही मैंने कहा 7 दिन के अंदर बताइए कि आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे ये बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास में। अभी हम लोग ये मक्खन लाए, हम चाहेंगे सब लोग चख के जाएं इसको जाने से पहले। कृष्णा, ये देखना कि सब लोग खाएं इसको। तो ये आप एक बार मक्खन देखिए जीवन में। इनके बेटे को, अभी वो चले गए, पहली बार जब हमारे वहां पर आया, जब हमने मक्खन दिया तो खाते ही उनके एक तरंग छूट गई अंदर की। बोला इसको मक्खन कहते हैं क्या? सो फार आई हैव बीन ईटिंग बटर। आप 1 किलो बटर लेकर आइए अमूल का, उसको गर्म करके देख लीजिए, उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, एक फवा निकलेगा। उसको मैंजरीन जो बोलते हैं, वो सब आपके जो पाव भाजी की दुकान पे आप कहते हैं ना भैया थोड़ा बटर और डालना, वो बटर होता ही नहीं, वो पाम ऑयल होता है। ठीक है। अभी जो देवी जी बोल रहे थे 21,000 लीटर, उन्होंने बताया कि हमको 21,000 किलो क्रीम चाहिए गाय की। उन्होंने कहीं से सोर्स किया तो पता चला तेल से बनी है, और वो 21,000 किलो खरीद के किसी को खिला दिया, उनके बच्चों का क्या होता होगा। तो मैं आपको जस्ट जल्दी से ये लास्ट पॉइंट मेरा रख रहा हूं मैं, फिर हम लोग फॉलो अप करेंगे आज के डे को। देखिए, हमारे प्रोसेस में हम लोग इनपुट मटेरियल पे ध्यान देते हैं कि अंदर क्या जा रहा है, उससे क्या आ रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, अभी मैंने उनको वीडियो भी दिखाए थे, हम लोग मिट्टी के बर्तन पे ही दूध को गर्म करते हैं। हमने अभी जो आप एक और कह रहे थे इंडस्ट्री के लिए, हमने हमारे यहाँ क्या किया है, गांव में हमने दोनों तरफ चलने वाली मशीन बनाई। जो हाथ से बिलोना होता था, वही घी के अंदर अब एक तो तेज मशीन से जो चलता है उसके तत्व नष्ट होते हैं, और एक जो दोनों तरफ चलती है, वो मैंने दीदी को भी दिखाया, उसके तत्व नष्ट नहीं होते। तो पूरे तत्व आपके घर तक पहुंचे, ये हम प्रयास करते हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन हमने अभी स्पेशली बनाए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को बाजने में बहुत दिक्कत होती है, तो लोहे के पुराने भारी बर्तन हमने बना के मंगाए। 14 आवर्स तक वो दूध उबलता नहीं है, पकता है धीमे धीमे। आप उसका कलर फ्रेग्रेंस देखिए, और उसके बाद में जो बनाते हैं उसको, फिर हमने एक चक्की बनाई है जो धीमे गति से चलती है। तो गांव में भी इंडस्ट्री हो सकती है, गांव का भी एक व्यक्ति प्रयास करके एक इंडस्ट्री को किसी लेवल पर लेके जा सकता है। बट अभी क्या आवश्यकता है, आपके पास में ताकत है बाजार की और हमारे पास ताकत है प्रोडक्शन की, तो क्या हम दोनों मिल सकते हैं? हम आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे, हम आपको कह नहीं रहे, जबकि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम 30 गायें ऐसी लेना चाहते हैं, जैसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि जिन जिन की क्षमता होती है एक एक गाय को गोद ले। महेंद्र जी ऐसा प्रयास कर सकते हैं आप सब लोग, एक गाय के बच्चे को उसकी माँ का पूरा पूरा दूध 1 साल तक पिलाना है। 30 गायों का प्रोजेक्ट हम जब शुरू करेंगे तो एक पीढ़ी के बाद में उसमें से 20 गाय हमें ऐसी मिलेगी जो इंप्रूव्ड होंगी। दूसरी पीढ़ी में हमारे पास में शायद 12-13 आए, और तीसरी पीढ़ी में हमारे पास 8-9 ऐसी गाय आए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गाय 30 लीटर दूध देती थी,
वो गाय का अगर बछड़ा आज वो 30 लीटर दूध देती है और उसका बछड़ा दुनिया की किसी भी गाय को प्रेग्नेंट करता है तो उसकी बछड़ी कम से कम 15 लीटर दूध देती है। हमारा ये 12 साल का प्रोजेक्ट है। हम लोग चाहते हैं कि 500 रुपीज डेली अगर कोई देता है तो हम उसको बच्चे को उसकी तरफ से ऐसा डोनेशन आपने सुना नहीं होगा कि दूध के लिए, किसके लिए, गाय के बच्चे के लिए। तो अगर हमारे समाज ने प्रयास किया और हमने अगर एक एक बच्चों में सिर्फ 30 का इसलिए प्रोजेक्ट लेते हैं क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो 30 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबकी जीन ट्रांसफर हो। ऐसा जरूर नहीं कि बाप लंबा है तो बेटा भी लंबा हुआ। कई बार दादा के परदादा लंबे होते, बोले इसके घर में सब टिकने हैं, ये किसका बच्चा है सच्ची बताओ, तो बोलते हैं इसके परदादा लंबा हुआ करते थे। वो जीन वहां से ट्रांसफर होकर आती है। तो 3 से 4 पीढ़ी हमको लगेगी। उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना सहयोग रखना पड़ेगा, तब जाके हम गाय की जो अभी मैंने वीडियो दिखाई आपको 11 महीने की बछड़ी आप देखेंगे तो आपके सिर से लेके पांव तक के बाल खड़े हो जाएंगे कि 11 महीने की कोई बछड़ी इतनी बड़ी हो सकती है और इतनी सुंदर हो सकती है भी आपने देखा। तो आप सबसे आग्रह है, हम सारे लोग पूना, क्योंकि पूरे विश्व की ताकत है, जो भी मैंने बताया थोड़ा सा हमारा बताने का तरीका अलग है क्योंकि हम उसको हमारे जो प्राचीन काल है, जो अभी वो भैया बोल रहे थे कि वैदिक पीरियड टाइप ऑफ थिंग्स, हीलिंग प्रोसेस जो है वो सारा हीलिंग खाने से ही पहले शुरू होता है। हमारे यहाँ रखने पर भी हम खाने पे ही जोड़ देते हैं। गोबर में रखना, गोबर के झोपड़े हैं, गोबर में बिठाना, आसपास के पहाड़ हैं, वहाँ रखने से वो हीलिंग होती है। तो आप लोग और हम लोग अगर मिले तो गाय को एक नए आयाम हम लोग सब लोग मिलकर दे सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, मैंने जो ये प्रयास किया है कुपोषण निर्मूलन का, तो जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है 6 months to 3 year चाइल्ड, 3 to 6 year चाइल्ड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स, एडोलसेंट बॉयज, किशोर, क्योंकि वो गर्भ की स्थापना के लिए वो उनको प्रॉपर नर्चर होना जरूरी है। फिर प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, एडल्ट्स एंड एथलेट्स, ऐसे करके हमने ये प्रोडक्ट रेंज बनाई। सब में हमने अभी तो मैं गौ घृत और स्किम मिल्क पाउडर से देसी वो एक प्रयास, मतलब उससे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। तो अभी मैं कहाँ से लेते हैं आप? गौ की घृत कहाँ से लेते हैं? घृता तो अभी तो यहीं से लेते हैं, तो लेकिन मैं अभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि अभी इसमें पंचगव्य से लेकर अभी सीपी सर हम जो कर रहे हैं एक प्रयोग, उसमें हम पंचगव्य यूज करके वो कुकीज को हम दे रहे हैं। तो उसमें क्या फर्क आ रहा है, इसमें हम एक ऐड कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने अभी ऐश का बोला है, तो वो भी एक थोड़ा इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं। जैसे अर्जुन जैसे काम कर रहा है, वैसे मुझे लग रहा है कि ये भी काम कर रहा है कि जो पेशी तक पहुंचाना। और आपने जो 30 गाय का एक बोला, तो मेरा एक जैसे कुपोषण निर्मूलन, कुपोषण हाँ ये समस्या बहुत भारतवर्ष की पूरी जगह पर, तो डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए 25 गांव में एक इंडस्ट्री, ऐसा मैं प्लान लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गई हूँ पॉलिसी के लिए। तो नीति आयोग ने सपोर्ट किया है, तो उसमें ये 30 गाय का एक है, वो भी उसके साथ अगर हम जोड़ते हैं वो फैसिलिटीज है। आप सबके नंबर है ही हमारे पास में, मेरा कार्ड सबको है, हम लोग आपस में वापस बैठ सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक और छोटी सी गलती कर रहा हूँ या साहस कर रहा हूँ कहने का। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है कि जो हमारे साधु संत है आज 16 संस्कारों पर बात नहीं कर रहे। तो ये बात कह रही है ये महिला जो है, दीदी जो है, गर्भाधान संस्कार से सब शुरू होता है, और जो पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार जो होता है, और अन्नप्राशन संस्कार, ये 4 संस्कार हमने संभाले। संतों को कहिए कि नहीं आता तो पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पिंपरी, मैं लास्ट बात कहता हूँ, मणिकर्णिका आपने सुना होगा, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी आयुर्वेदिक एजेंसी है। गांधी जी ने, एक मेरे अच्छे मित्र है, हमारा डीबी लेते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 2050 में मेरे देश का युवा कहाँ जाएगा, मैं डर रहा हूँ। तो बोला इसका क्या समाधान है? तो मैंने बोला आप विवाह संस्कार ठीक से कराइए। विवाह के दिन लड़का लड़की को कहिए एक दिन पहले अच्छे से सोएंगे, अच्छे विद्वान को लाइए, सबको कहिए कि अपने बेटा बेटी को लाए, 2-3 घंटे सब अपना मोबाइल बंद रखेंगे। अभी फोन चल रहा है, उधर विवाह हो रहा है, दूल्हा सो रहा है, दुल्हन सो रही है, कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, सारा बिगाड़ा कहाँ से हो रहा है? हमारे को इस पर भी बहुत महती है। आप चाहेंगे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ संस्कारों के ऊपर, क्योंकि हमने वैदिक पढ़ाई करी है। तो विवाह संस्कार को सुधारना, उसके बाद गर्भाधान, आपके जो है ना बच्चे पैदा करने के लिए हमारे पास भेजिए कि भाई 1 लाख रुपया लगेगा, 10-15 दिन वहां रहना है, उस जगह पे खा के पहले खुद की शुद्धिकरण करनी है। पति को क्या क्या, आपको लास्ट बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को लेकर 12 वर्ष तक तप किया था, तब जाके प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी। आपको पता है किसी को? और 76 की एज में जब वापस लेकर आए थे तो द्वारिका ने बोला कि ये दोनों कृष्ण चले आ रहे हैं। 76 एज ऑफ कृष्णा एंड 25 एज ऑफ प्रद्युम्न,
पत्नी नहीं पहचान सकती थी कि मेरा बेटा कौन है और पति कौन है। ऐसा चमत्कारिक पुत्र मतलब उन्होंने उत्पन्न किया, लेकिन उसके लिए गर्भाधान संस्कार अपनी पत्नी के साथ 12 वर्ष बाद में उन्होंने संयोग करके और पुत्र उत्पन्न किया। मतलब 12 साल उन्होंने कहा अभी तो हम है ही नहीं लायक, मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं 12 साल से अब तक लायक नहीं हूं संतान को धरती पे लाने के लिए। तो गर्भाधान संस्कार की पढ़ाई आपके अगर माध्यम से थोड़ा हम लोग संतों को ऐसा आग्रह करें, या फिर बहुत लंबे विषय हो सकते हैं, अपन सब लोग मिलेंगे हम एक काम करेंगे इसके लिए ना, ये सेशन के बाद में सर यहीं पर है ब्रेकफास्ट के लिए, हम आधा घंटा जिनको भी वन टू वन और सब्जेक्ट पे बात करना है। सर पुणे में रुके हैं ऑर्बिट होटल में, मेरे ख्याल से कल का उनका मुकाम 17 तक घूमे, 17 तक नहीं है। 16 तक, 16 आप नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ। और अभी सर यहाँ आए तो मैं कभी मेरे पर्सनल तरफ से घोषणा करता हूँ कि छोटा ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए का ये जो मटेरियल है आपका, तो मैं मेरे कार्यालय में रखूंगा। मैं पहले पैसा एडवांस दे दूंगा, फिर ये मटेरियल खत्म होने के बाद और दे दूंगा, तो आपके करूंगा। और ये चैम्बर के जितने सारे लोग हैं उनके लिए एट कॉस्ट, ये जो कॉस्ट देंगे उसमें दे देंगे मटेरियल, मेरे ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। पहला कस्टमर में तो हाँ चालू करो। एक पहले ये कह चुके हैं, एक 2 परिचय राहिलेत आपले। पहले ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ, ये अभी तक 10 ये मिनट भी खादी वाले भी अनाउंस कर रहे हैं। सर मैं मेरी दुकान में 1 लाख के प्रोडक्ट बिक्री को रखूंगा, मेरे ग्राहकों को भेजूंगा और मैं खुद भी यूज करूंगा। सर ये आपका जो काम है हम महाराष्ट्र में आगे ले जाएंगे सर, इसके लिए आप हमें परमिशन दीजिए, जो सहयोग करना है। नहीं, आप भी सबसे पहले कीजिए। देखिए हमारे जो सबके जो करता धरता है, आप दोनों जो बैठे हैं, मेरे को लगता है इन दोनों को पकड़ लेना चाहिए। पर ये होता है कि एक सबसे बड़ी बात होती है, जो हमारे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के भी जो बीसी साहब बने थे, उन्होंने साहस किया, क्योंकि सरकार मान नहीं रही थी, गवर्नर से जाके बिठना और यूनिवर्सिटी लेवल पे उस कोर्स को पास करना। महेंद्र देवी जी में और आप में ये ताकत है, जो 2 बड़ी पोस्ट पर ये बैठे हैं दोनों, इसमें ये होता है जैसे प्रधानमंत्री अगर गाय का लवर होगा, या कोई जज या कलेक्टर लवर होगा, या हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो गाय विधि के माध्यम से बहुत जल्दी वो सारी चीजें हो सकती है। तो आप लोग अपने अपने पदों का बहुत जबरदस्त हम महाराष्ट्र उपयोग चैम्बर करते ऑफ हुए- कॉमर्स का एक स्पेशल सेशन रखेंगे जी। जहाँ टॉप के उद्योगपति रहेंगे, वहाँ हम आपको इन्विटेशन देंगे। Thank you. मतलब ये मानिए पूरे महाराष्ट्र के छोटे गांव तक हम आपको पहुंचाने के लिए 100% प्रयास करेंगे। मेरा सर से निवेदन है, एक आधा मिनट का, और आप में से कोई ऐसा बताना चाहे कि हमारे आज का सेशन में आपको कैसा लगा, तो एक आधा मिनट का सेशन है, अगर कोई बताना चाहे। पुराने अभी मेरी माता जी है ना, गाय का गोबर से बर्तन धोती थी, आप जो बोले थे ना। और जो हमारे इधर जलगांव साइड में जो दाल बाटी रहती ना हमारे, तो हम रोड के बोलते हैं, वो गाय के इसमें पकाने के बाद ही बहुत स्वादिष्ट होते थे। और अभी हम तूर दाल में काम कर रहे हैं। अभी सोना मोती गेहूं हम अभी 500 एकड़ में लगाए, उसमें ग्लूटीन का प्रमाण 1% होता है। और तूरदार हमारे इधर अभी तूरदार जो रहता है ना, तूर का दाल जो पकाने के बाद स्वाद आता है, वो ऑर्गेनिक आता है। तुमचं आज के सेशन मध्ये- आपला विषय भरकटतो. भरकटतोय, बरोबर आहे. तुम्ही घरात काय लावलं काय नाही ते सरांना बाहेर आल्यावर सांगा. सांगतो की. बऱ्याच लोकांना 10 वाजता हो, निघायचं आहे. एक 2 मिनट खाली लेता आप आपकी पहचान बताइए और आप क्या करना चाहते हो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माध्यम से ही मैं इन लोगों से जुड़ पाई हूँ। तो गौ माता की कृपा और ऐसे संतों की कृपा बोल सकते हैं। तो मैं बस गौ माता के विषय में कुछ और आगे थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि जैसे वो गो प्रेमी है, मैं भी उसी माध्यम से हम जुड़े हैं। तो जैसे मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ ऑल ओवर इंडिया एज अ सोशल सर्विस, तो मैं हर जगह देखती हूँ, स्पेशली सिटीज में देखती हूँ कि हर जगह गाय रास्ते पे प्लास्टिक खा रही है। तो मेरे को बस वो चुभन से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं बस यही सजेशन देना चाह रही हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक के बॉटल्स है, या फिर अगर आप और भी देखेंगे तो प्लास्टिक हर जगह है आजकल। आप सब्जी लेने जाते हैं, प्लास्टिक की थैली में मिलेगा। तो हम एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इको फ्रेंडली ऑप्शंस, जो कि अगर किसी के पास, आपको सबके पास सामर्थ्य तो है ही। जैसे कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, कॉटन क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स। अगर बॉटल्स भी बनाना हो, आप में से कोई तिरुपति गया है? तिरुपति बालाजी, हाँ, तो वहां पे आपने कभी पानी पिया है? किस में मिलता है? कांच के बॉटल में। या फिर आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे गए, वहां पे रिफिलेबल बॉटल्स है, हर जगह तो भी वो है ही, वाटर आप रिफिल कर सकते हो, है ना। तो हमारे हेल्थ के लिए भी अगर हम स्वास्थ्य से शुरू करें तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाते हैं। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, ऑर्गेनिक खाने की हम जो बात कर रहे हैं ना, तो अभी ऑप्शन नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑप्शन है कॉपर की बोतल, स्टील की बोतल, अर्दनवेयर, जो मिट्टी में, अगर आप मिट्टी में पीते हैं पानी तो उसके गुण भी नो डाउट चेंज हो जाते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास
ऐसे ऑप्शंस को हम बढ़ावा दें कि प्लास्टिक को हम टोटली बैन कर सके। इट इज पॉसिबल। अभी खाने के लिए प्लेट्स, तो उसके हम बनाना लीफ के प्लेट्स बनते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे बनाना लीफ पे, घर पे भी मैंने खाया, मैं लोगों के घर पे बहुत जाके रहती हूँ, खाती हूँ। तो इसे इनके यहाँ पे मिट्टी के थाली में खाना खाया, मैं बहुत संतुष्ट हुई कि मिट्टी के थाली में खाना खाने मिला। साउथ में गई तो बनाना लीफ के ऊपर खाने मिला, तो उससे हमारे शरीर में जो तत्व चाहिए वो उसमें जाते हैं। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे कुछ कंपनीज है जो पैकेजिंग मटेरियल बनाती है रिसाइकल्ड पेपर से, तो अगर हमको एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करना है, हमको पेड़ पौधे काटने की भी जरूरत नहीं। जो इतना सारा पेपर है उसको रिसाइकल करके हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना सकते हैं पैकेजिंग के लिए। अगेन जो शीट्स लगते हैं पैकेजिंग के लिए, तो जैसे कि और भी ऑप्शंस है, ड्राइड बनाना लीव्स, उससे फिर हेम्प मटेरियल होता है। हेम्प अगर आप रिसर्च करेंगे, कोई जानता है हेम्प क्या होता है? HEMP, हेम्प। उससे रस्सियां बनती है। तो कोकोनट शेल से चप्पलें बनते हैं। कोकोनट शेल उसको प्रोसेसिंग बहुत है। गोबर से पेपर बनता है। फर्स्ट गोबर का पेपर कैसे बनाएंगे? उसमें गोबर, गोमूत्र, कॉटन भी लगता है। उसको ब्लेंड करके, हीट करके उसको ड्राई करना पड़ता है शीट पे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं कैसे हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालें। अभी कुछ कंपनीज है ऑलरेडी जो ये काम कर रही है, जो कि बाउल्स बनाती है, कंटेनर्स बनाती है, प्लेट्स बनाती है। तो हम टोटली प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं। अगेन जूट बैग, आपका नंबर नेक्स्ट टाइम प्लीज। आपका नंबर दे दो सब। श्योर, आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरा नंबर 9209357327। तो बहुत कंपनीज है जो कर रही है, थोड़ा हम और इसमें कंपटीशन ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप पुणे से हैं? जी मैं पुणे। नेक्स्ट टाइम प्लीज आइए। मैडम आपका नाम वापस बोलिए। गायत्री देवी। मेरा नाम गायत्री देवी। आप एक चेंबर के मेंबर बन के जुड़ जाओ तो काफी लोग आते रहते हैं, सो इट विल एक्सपांड। बिल्कुल। मी बोलता हूँ संकेत को भी आपको मेंबर सो आता आपण पटकन रेफरल काउंट हे घेणार आहोत. आपल्यामध्ये आता रेफरल हा सेक्शन आपण यासाठी करतो की ज्याच्यामध्ये कोणाला जर एक दुसऱ्याला कनेक्ट करून द्यायचं असेल त्यांनी हात वर करा. आज कारण आपल्याकडे वेळ नाही की प्रत्येक जणाचा आपण हे करू शकू. त्यामुळे कोणाचा रेफरल सेक्शन असेल तर प्लीज रेज युअर हँड, आपण हे करू शकतो. छान आहे. ममन सर. पहिला रेफरन्स नेहा सरांना आहे. 2.5 लाख शेतकरी आहेत धेनु ॲपवर. आय विल कनेक्ट यू. सेम रेफरन्स टू देशमुख मॅडम. सासवडकरांना फेडरल बँकेचं त्यांनी मागितलं होतं. तुम्हाला एक रेफरन्स आहे. जन्नू साहेब आणि देशमुख मॅडमना वॅट सरांचा रेफरन्स आहे UAEचा. थँक्यू. सासवडकर सरांना फेडरलसाठी रेफरन्स. माझे करंट अकाउंट आणि सेव्हिंग्ज अकाउंट आमचा मित्र पाहतो. तो बँक मॅनेजर आहे फेडरलचा. आपण लगेच बोलू. यांनाच पुन्हा गाव तिथे उद्योजक आपली जे महाराष्ट्राची आमची दुसरी संकल्पना आहे त्या संकल्पनेला माझी कोल्हापूरमध्ये DIC आणि ॲग्रिकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ॲग्रिकल्चर ऑफिस त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे. इथले जे आहे ते प्रत्येक उद्योजक म्हणजे फूड प्रोसेसिंग किंवा याच्या रिलेटेड जे काय चालू आहे ह्याचा वापर तिथं कसा करता येईल ते नक्की त्यांना मग कनेक्ट करू. चालेल. आणि तुम्हाला जर त्या बॉडीवर जायचं असेल तर तुम्हाला कुठं हे आहे ते आपण बोलूया. मी दर्शन ठक्कर यांना कनेक्ट करून देतोय. ते वॉटर कंसल्टंट जे आहेत त्यांच्याबरोबर कनेक्ट करून देतोय. पानी में भी नई इबारत लिख सकता है. जैसे आप लोग पानी को प्योरीफायर कर रहे हैं ना, तो ये एक 25 साल पुराना आप पानी पर बहुत बड़ा काम. अगर मैं तो बोलता हूँ गौ माता का अभी हम लोगों ने एक एल्कलिन लास्ट बार बोल रहा है, एल्कलिन पानी बना के अगर आप जो हम बना के देते हैं वहां से, अगर आप में से कोई पानी पर जैसे बोल रही पानी पर अगर आप करने लग जाए तो पानी के मतलब राख के पानी से आज गाय कहाँ खड़ी हो. लेकिन उसमें यह है कि राख वो होनी चाहिए ऐसे जो बाजार का खाई भी नहीं, जो डेजर्ट में चलती है. उसके ये हम एक बड़ी इंडस्ट्री में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. राकेश जी को मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ. 10,000 लीटर्स पर मंथ क्रीम चाहिए देसी गाय का. घी के पहले का क्रीम जो रहता है तो उसके लिए बायर है, पहले वो सैंपल्स अप्रूव करेंगे. सैंपल्स अप्रूव हो गए तो इट विल स्टार्ट. उसमें मेरा पहले से सवाल था कि प्रोडक्ट लेना कहाँ से. देवी सर ने वो प्रॉब्लेम सॉल्व कर जे आवडते ते घरी. एक हवाय 2 हवाय त्याची क्वांटिटी. RSS का एक गो विज्ञान केंद्र करके एक संगठन चलता है जिसके नीचे देवला पार्क की गौशाला है. बहुत बड़ी गौशाला नागपुर में है जहाँ रिसर्च होता है. काफी 18 पेटेंट्स है अपने पास में जिसमें गौमूत्र से कैंसर होता है. उसके ऊपर अभी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई RS की तरफ से गोविंदन केंद्र के ऊपर. राकेश जी के साथ में उसको जोड़ देंगे और इनका नॉलेज उसमें अप्लाई करेंगे. काफी सारा रिसर्च होता है उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स आहे उसके लिए
खुद की तरफ से हमारे लिए कम से कम एक प्रोडक्ट तो पूरा जो भी वैरायटी है सब ले लें जी। और दूसरा सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी एक है, मेरा क्लासमेट और एक्चुअली वो आने वाला था लेकिन नया सगा डॉक्टर है, उनको भी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हमारा फैमिली डॉक्टर भी है, उनको ये जरूर जो समिट कराई है भाई साहब ने इसीलिए कराई कि वी ऑल कैन गेट कनेक्टेड। Yes. I would request Mamil sir to please give a vote of thanks. आणि सर इथंच आहे, ज्यांना बोलायचं असेल मन मोकळं करा, आपण बोलू शकतो. वोट ऑफ थँक्स सासवडकर सरांनी लिहून दिलेत, मी फक्त वाचतो. आदरणीय मुख्य अतिथी महोदय, फक्त हृदयापासून वाचा. पोटापासून वाचा. आज हमारा बीच पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं. अत्यंत विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गौ सेवा के प्रति आपका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है. आपकी जिस निष्ठा, धैर्य और कोरोना के साथ गौ माता का सेवा कर रहे हैं, वह हम भी हमारे लिए भी एक आदर्श उदाहरण है. कठिन परिस्थितियों में भी आपका अडिग संकल्प और सेवा भावना समाज को यह संदेश देती है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए. आपका यह अथक प्रयास न केवल पशु संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि मानवता की सेवा का भी श्रेष्ठ उदाहरण है. हम आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना करते हैं. एक बार पुनः आपका अमूल्य समय और प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. गाय की भविष्य के लिए हमें बात करनी है और भूमि के लिए, हमारा तो भविष्य अपने आप बन जाएगा. रिक्वेस्टिंग ऑल टू जॉइन ब्रेकफास्ट.